हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हो सब लोग? तो एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम करता हूं मैं अर्जुना जेई 2024 बैच में। और बेटा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लेक्चर नंबर 2 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हो सब लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सब लोगों को नमस्कार। हाँ जी, सब बढ़िया हो एकदम। अच्छा, ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार थम्स अप कर दियो यार, एक बार थम्स अप कर सकते हो कि सर सारी कहानी एकदम बढ़िया है, आवाज भी आपकी सुनाई दे रही है और शक्ल भी आपकी दिखाई दे रही है अच्छे से, मतलब अच्छे से इन द सेंस जैसे भी है वैसे दिखाई दे रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक बार थम्स अप करना बेटा अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो फिर उसके बाद सेशन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, आप सब लोगों को बताया, और जो फर्स्ट सेशन था उसमें बहुत ज्यादा चीजें हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, है ना? शुरू वाला जो पोर्शन था, काफी सारा पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, इफेक्टिव वे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़े कि एक अच्छा स्कोर हमें जेई में मिल सके, है ना? और मैंने ये भी बोला था कि यार थोड़ी सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ज्यादती ये भी होती है कि बहुत सारे बच्चे सोचने लगते हैं कि यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक तो बहुत बोरिंग है यार, उसमें मास्टर आएगा लिखाएगा, उसको याद कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी, 5-7 चीजों के लिए बोल देगा कोई एक्सेप्शन है, उसको रट लो, याद कर लो, है ना? तो ये ऐसी नाइंसाफी आपको केमिस्ट्री के साथ नहीं करनी है, इस माइंडसेट के साथ आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट नहीं करनी है ना। तो कुछ चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि यार नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं और एकदम क्लास 100% अटेंड करनी है। यस, वेरी गुड। तो आज लेक्चर नंबर 2 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कैसे खत्म हो गया, है ना? और ऐसा लगेगा कि इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। देखो यार 100% क्वेश्चंस की तो गारंटी नहीं दे सकता, वो ज्यादा हो जाएगा। कोई ये कह दे कि मेरे नोट्स पढ़ के 100% क्वेश्चंस कर दोगे, ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, है ना? मतलब, लेकिन हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस वो बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसने नोट्स बहुत ही गहराई से पढ़े हो, बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हो, काफी सारे क्वेश्चंस की उसने थ्रू आउट द लेक्चर्स प्रिपरेशन करी हो। लास्ट क्लास में आप लोगों को डीपीपी नहीं मिली थी, आज वाले सेशन में आपको डीपीपी मिलने वाली है, ठीक है ना? तो आपको सारे क्वेश्चंस डीपीपी के भी सॉल्व करने हैं। कल हमारी क्लास नहीं होगी, उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करें, परसों जब वापस आए तो एकदम बढ़िया फुल एनर्जी के साथ वापस आए। पूरा चैप्टर हम लोग इसी तरह से खत्म करने वाले हैं, ठीक है जी? तो स्टार्ट किया जाए फिर सेशन। यस दादा, करें स्टार्ट। लेक्चर नंबर 2 हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ना है, देखो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में, मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन हम लोग कर लेंगे, है ना? इंट्रोडक्शन तो हो गया था हमारा कल। कोई बोलेगा साहब रोज रोज इंट्रोडक्शन नहीं देने का, मैं भी राजी नहीं हूं भाई रोज रोज इंट्रोडक्शन देके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वगैरह सारी कहानी देख ली थी। आज वाला जो सेशन है इसमें हम लोग छोटा सा शॉर्ट रिवीजन टाइप का कर लेंगे, है ना? 1-2 मिनट में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा हम लोगों ने। आज बहुत ही काम की चीज, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में देखने वाले हैं। यस, और फिर उसके बाद हम लोग मोजले का प्रेडिक्शन देखने वाले हैं। मोजलेस एक्सपेरिमेंट, है ना? उसने क्या कहा था वो भी हम लोग देखने वाले हैं। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से पूरा जो चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड होगा, और आगे आने वाले जो चैप्टर हैं वो भी इसी पे बेस्ड है। यस, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी एक चीज बोली थी कि इस चैप्टर में जो मुझे आप लोगों से एक हेल्प चाहिए वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिन बच्चों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट अभी भी बैकलॉग था, मैंने उनको लास्ट क्लास में कहा था कि दादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के आना, क्योंकि इस वाले पार्ट का इस चैप्टर में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, ठीक है? अच्छा, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ लिया था। सबसे पहले कौन आया था बताइयो? हाँ जी भाई लोगों, सब लोगों का ध्यान स्क्रीन की तरफ रहे, मेरी तरफ रहे, है ना? और अगर मेरी शक्ल अच्छी ना लगे तो फिर आपको इसकी तरफ देखना, स्क्रीन की तरफ देखना, साइड में देख लेना लेकिन इधर उधर नहीं देखना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगला जो 2.25 घंटे का सेशन होने वाला ना, एकदम बढ़िया ढंग से एक साथ टिका के बैठो, है ना? इधर उधर भागना नहीं है, और जो भी आप लोगों ने करना था, है ना, जो आपकी नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स, उनको पूरा करना होता है, तो वो आप लोग, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग पहले कर चुके हैं, है ना? पानी वानी अपने साथ लेके बैठो,
यस हाँ, सबसे पहले कौन आया था सर? लेवोजियर आया था। और उन भाई साहब ने क्या कहा था कि भाई आप एलिमेंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, एक होते हैं मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स, है ना। अच्छा एक बात और बताओ, और जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स, एक बात बताइयो, जो मेटल्स होते हैं ना यार, उनकी टेंडेंसी क्या होती है? मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, कौन बताएगा? क्या आप लोगों को यह चीज पता है कि जो मेटल्स होते हैं सर, वो टेंडेंसी शो करते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स? ए भाई हाँ ना बोलना यार, क्या ये चीज तुझे पता है? क्या मेटल्स का काम क्या होता है सर? मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी है कि सर जो नॉन मेटल्स होते हैं ना सर, ये क्या करते हैं? इनको किससे प्यार है? हमको तुमसे प्यार है, इनको किनसे है? इनको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। ये क्या करते हैं? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं साहब? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये चीज मेरे हिसाब से आप लोगों को पता है, यस है ना। अब एक गेन वाला कौन है भाई? गेन तो नॉन मेटल करता है, मेटल क्या करता है? लूज करता है ना। अच्छा, जब नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो एक तीसरी टर्म आती है जिसका नाम है मेटलोइड्स। ये जो लेवोजियर भाई साहब थे, इन्होंने मेटलोइड्स के बारे में कुछ नहीं कहा, तो इसी वजह से इनका जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था ये फिश हो गया, है ना। इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। फिर उसके बाद कौन आया? प्राउस्ट ने क्या बोला? उसने तो भाई गजब ही बात बोली, है ना। उसने कहा कि जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो किससे मिलके बने हैं सर? वो हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। अब ये बात कैसे सही हो सकती है कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये फलाना ढिमका, सोडियम, मैग्नीशियम, कैसे कोई हाइड्रोजन से मिलके बन सकता है यार, है ना। उसने ये भी कहा कि जो आपका ये वाला होता है ना, क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट, वो एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है किसी भी एटम का, वो हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट का एक मल्टीपल होगा। लेकिन आगे जाके पता लगा कि नहीं, ये गलत है। और जो आपका क्लोरीन जैसा हो गया, जैसे फ्रैक्शनल एटॉमिक नंबर आ रहा है, इस फ्रैक्शन को भी आपका प्राउस्ट जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना। तो वो भी फेल हो गया। फिर कौन आया? डोबेनियर्स आया। डोबेनियर ने क्या करा? तीन एलिमेंट का सेट बनाया, जिसमें बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड वाले के एटॉमिक मास का एवरेज था। ऐसे करके उसने कुछ ट्राइड्स के बारे में बात करी, है ना। और हम लोगों ने ट्राइड्स में यह भी लिखा था कि डोबेनियर का ट्राइड तभी हो सकता है जब उन तीन एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर्स हैं, उसमें गैप सेम हो, है ना। ये छोटी सी चीज मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, कभी आगे भी हम लोग उसके बारे में और बात करेंगे, ठीक है। हालांकि इसकी लिमिटेशन क्या थी कि सर ये सारे एलिमेंट्स को इस तरह से क्लासिफाई नहीं कर पाया था, बहुत ही कम एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको वो ट्राइड्स में सेट कर पाया। फिर कौन आया? न्यूलैंड आया। और न्यूलैंड ने क्या किया? ऑक्टेव्स रूल दिया। उसने कहा, म्यूजिक का बड़ा शौकीन आदमी था ना, संगीत का बड़ा शौकीन आदमी था। उसने कहा कि हर आठवां जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, उसी तरह से जिस तरह से म्यूजिक के नोट्स हर आठवां नोड अपने आप को रिपीट करता है। यस, इसकी भी हम लोगों ने लिमिटेशंस लिखी थी कि इसमें नोबल गैसेस जब डिस्कवर हुई, जब नए एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो उनको रखने के लिए न्यूलैंड ने कोई अलग से जगह नहीं दे रखी थी, तो नए एलिमेंट्स को उस पीरियोडिक टेबल में आप नहीं रख पाए। 56 एलिमेंट्स को उसने क्लासिफाई किया था। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी किसकी? लूथर मेयर कर्व की। उसने कर्व बनाया था एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, ठीक है। और उसने एक चीज कही थी कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट होते हैं उनकी पोजीशन आपका जो कर्व है उसमें सेम होती है सर। जैसे उसने कहा कि अल्कली मेटल्स होते हैं वो पीक पे आते हैं, सेम पोजीशन पे आएंगे सारे, है ना। जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कहां आते हैं? नीचे आते हैं। कुछ असेंडिंग पोजीशंस पे आते हैं, कुछ डिसेंडिंग पोजीशंस पे आते हैं, है ना। तो यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। हमने उसकी लिमिटेशन भी लिखी थी। हमने लिमिटेशन क्या लिखी लूथर मेयर की? कि भाई लूथर मेयर कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि ये मैंने क्यों, किस तरह से कर्व बनाया, कोई लॉजिक नहीं था उसके पीछे। और उसको याद रखना भी बड़ा मुश्किल था कि ये वाला आइटम यहां होता है, ये वाला आइटम यहां होता है, को याद रखना थोड़ा मुश्किल था। और उसी साल आपका मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया जो कि बहुत ही शानदार पीरियोडिक टेबल थी। बहुत सारी चीजें उसने अच्छी बताई अपनी पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो आज हम लोग जो सेशन है उसमें स्टार्ट करने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और देखो एकदम क्या जोरदार लग रहे हैं ना यार बाबा, देख रहे हो हाथ में सिगार और सिगरेट, मतलब जो भी है ना, इससे दूर रहना चाहिए। ये तो ऐसी फोटो मुझे मिली नहीं कोई और, तो ये वाली लगा दी मैंने, है ना। ये नहीं देखना तुमको, अपनी आंखों से ये मत देखना तुम, ठीक है। हाँ, तो देख रहे हो एकदम मेंडलीव जबरदस्त है ना, एकदम लग भी रहे ना साइंटिस्ट की तरह, है ना। लंबी दाढ़ी, बड़े बाल,
जोरदार एकदम है। हाँ जी आइए। कोई कह रहा है केजीएफ। केजीएफ अच्छा, अबे उनकी उम्र, उसकी उम्र भाई, थोड़ी उम्र का तो लिहाज कर ले यार, है हद है मतलब। लो आओ देखें मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था। देखो मुझे एक बात बताओ, मेंडलीव, ये भी आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने पढ़ रखी होगी, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया था, है ना। मेंडलीव ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया था उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या कहा था उसने, मेंडलीव जो था उसने एक चीज कंसिडर करी, उसने ये कहा कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। क्या कहा उसने कि जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरू किया। और उन्होंने कहा कि भैया कुछ टाइम बाद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट हो रही हैं, एक ही ग्रुप जो था, जो वर्टिकल कॉलम जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को साथ साथ रख दिया। आपकी जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ दिखने में इस तरह की थी। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो दिखने में कुछ इस तरह का था। यस, आपकी स्क्रीन पे दिख रही है आप लोगों को मेंडलीव की जो इनिशियल पीरियोडिक टेबल थी बेटा, वो कुछ दिखने में इस तरह की थी। अगर आप इस टेबल को गौर से देखेंगे तो इसमें आपको कुछ वर्टिकल कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं क्या, एक बार बताओ जरा। ये कुछ वर्टिकल कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं दादा। ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, आज दुनिया इनको किस नाम से जानती है? ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, आपको ये नहीं बनानी है टेबल, ठीक है, आपको ये टेबल नहीं बनानी है, ठीक है, सिर्फ इसको समझना है, सिर्फ इसको समझना है। कोई बात नहीं, अगर पूरा साफ नहीं भी दिखाई दे रहा, अगर आपको पूरा साफ क्लियर नहीं भी दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, ये तो दिखाई दे रहा ना कि हमें हाँ कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं, ऐसा दिखाई दे रहा ना। कितने हैं मैं अभी आपको लिखवा दूंगा। यस, तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, दुनिया इसको ग्रुप्स के नाम से जानती है। किस नाम से? ग्रुप्स के नाम से। यस, और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, इसको दुनिया किस नाम से जानती है? पीरियड्स के नाम से। किस नाम से? पीरियड्स के नाम से। यस, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं, और दूसरी चीज क्या कहोगे? हॉरिजॉन्टल रोज। दादा हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा जाता है? सर इनको कहा जाता है पीरियड्स। तो एक बात बताइए, जो आपकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, इसमें आपको कितने ग्रुप्स दिख रहे हैं? हाँ जी, कितने ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको? देखो भाई, कितने ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको? मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें कितने ग्रुप दिख रहे हैं सर? सर हमें दिख रहा है, देखो ऊपर लिखा हुआ भी है रोमन में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला जो ग्रुप है, इसमें 0 लिखा हुआ है। ये वाला जो ग्रुप है, ये बाद में ऐड किया गया था। जो इनिशियल मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, जो इनिशियल मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, उसमें ये वाला जो ग्रुप है ये नहीं था। ये नहीं था भाई लोगों। जो सबसे पहले मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल डिजाइन करी थी, उसमें ये वाला ग्रुप नहीं था। ये बाद में ऐड किया गया जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई। और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की खूबसूरती यही थी कि जब न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुए, जैसे नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, तब मेंडलीव ने बड़े आराम से इन नोबल गैसेस को अपनी पीरियोडिक टेबल में बहुत जोरदार ढंग से अकोमोडेट कर लिया। जैसे न्यूलैंड था ना, जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, लोग उस पर घर पे गए, उससे पूछा कि भाई एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ, बता उसको कहां रखें। बोला यार मुझे नहीं पता, है ना, मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये जो मेंडलीव था, इसके पास हर बात का जवाब था। इसने कहा अच्छा एक बात है, ये वाले एलिमेंट डिस्कवर हुए, अलग से ग्रुप में रख दो, है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे, सुनो सुनो सुनो, अगर कोई आपसे पूछे कि जो मेंडलीव की इनिशियल वाली पीरियोडिक टेबल थी, जो सबसे शुरू वाली पीरियोडिक टेबल थी, उसमें कितने ग्रुप्स थे, तो आप बोलोगे सर उसमें 8 ग्रुप थे। ये वाला जो ग्रुप है, मैं लिख देता हूं यहां पर कि ये वाला ग्रुप बाद में ऐड किया गया है। क्या लिखना है? ये वाला ग्रुप बाद में ऐड किया गया है। तो जो मेंडलीव की मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल थी, उसमें कितने ग्रुप्स थे? 9 ग्रुप थे। और मेंडलीव की जो इनिशियल वाली पीरियोडिक टेबल थी, उसमें कितने ग्रुप्स थे? 8 ग्रुप थे। क्या मेरी बात समझ में आई? यस, ये देखो जो बाद में ऐड किया गया था, उसमें लिखा गया है 0 ग्रुप,
और ये वाला जो जीरो ग्रुप है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडॉन। हीना, नेहा और करीना जीते रहे। इनको दुनिया नोबल गैसेस के नाम से जानती है। किसके नाम से? नोबल गैसेस से। इसको आप इनर्ट गैसेस भी कह सकते हो। तो जीरो ग्रुप कई पीरियोडिक टेबल में यहां पर बना होता है और कुछ पीरियोडिक टेबल में जीरो ग्रुप को यहां पर भी लिखा होता है। कोई बात नहीं, वो एक ही बात है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो 9th ग्रुप है, वो लास्ट में भी लिखा हो सकता है। वो कुछ पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह पर आप यहां पर भी देख सकते हो, इनिशियल में भी, है ना। तो लड़ने मत लग जाइयो कि भाई मेरे वाले सर ने तो यहां बताया था, तेरे वाले ने यहां बता दिया गलत है, या फिर मेरे वाले टीचर गलत है, तेरे वाले सही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर बना हो, यहां पर बना हो, एक ही बात है। ठीक है, समझ गए? हाँ, ऑल राइट। अब एक चीज और देखो, कितने वर्टिकल, अच्छा वर्टिकल कॉलम्स की तो बात होगी, कितनी हॉरिजॉन्टल रोज हैं गिन लो। देखो नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। ये याद नहीं करना है हमें, याद नहीं करना है। कितनी हॉरिजॉन्टल रोज थी सर? 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। तो 7 पीरियड्स होते हैं और 8 कॉलम होते हैं इनिशियल वाली जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें। यस, आसान है। अच्छा, यहां पर एक चीज और नोटिस करो, ये जो ग्रुप है उनको रोमन में लिखा गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक चीज आप और नोटिस करो, हर जो ग्रुप है ना उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा। अरे बाबा, हर एक जो ग्रुप है उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। दादा देख, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, देख रहे हो आप लोग? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी। जो सेकंड वाला ग्रुप है ना उसको भी 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है, सेकंड ए, सेकंड बी। थर्ड वाले ग्रुप को भी थर्ड ए, थर्ड बी। फोर्थ वाले को भी फोर्थ ए, फोर्थ बी। सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है जिसको आपने फर्दर क्लासिफाई नहीं कर रखा, और वो ग्रुप कौन सा है? ये आपका 8th ग्रुप। यस, तो आपको क्या ध्यान रखना है? क्या आपको ध्यान में रखना है कि भाई मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 7 तक के जो ग्रुप्स थे उनको फर्दर क्लासिफाई कर रखा था ए और बी में। लेकिन जो 8वां ग्रुप है, 8वें ग्रुप में एलिमेंट्स को, ये 8वां ग्रुप यहां पर है, हाँ, 8वें ग्रुप में एलिमेंट्स को ए और बी टाइप में क्लासिफाई नहीं किया गया था। यस, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही? याद रखोगे क्या? हाँ जी, हेलो। सब लोगों का ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना है। यस, हाँ, बहुत बढ़िया, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं इसको अभी आप छोड़ो, है ना, इसको अभी के लिए आप छोड़ दो। ट्रांजिशन एलिमेंट आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना उनको बोला जाता है। कौन से एलिमेंट्स? डी ब्लॉक के एलिमेंट। हम लोगों ने डी ब्लॉक अभी नहीं पढ़ा है, तो एक बार के लिए आप इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा दूंगा उसके बाद यूं समझ आएगा तुम्हें, यूं, गारंटी है मेरी। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और देखो, जो चीज समझने वाली है ना हम लोग यहीं पर समझ लेंगे, जो चीज हमारे समझने वाली है ना उसको यहीं पर समझ लेंगे। एक चीज और नोटिस करो आप लोग। सर क्या नोटिस करना है? एक चीज आप और नोटिस करो कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें देखो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑक्साइड का और एक फॉर्मूला लिखा हुआ है हाइड्राइड का। देख रहे हो आप लोग? यहां पर ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है R2O, जिसको नहीं दिख रहा मैं लिख देता हूं R2O। R यहां पर एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है उसको R से डिनोट किया गया है, R2O, तो ये उस एलिमेंट का ऑक्साइड है। और एक फॉर्मूला लिखा हुआ है RH, H यहां पर हाइड्रोजन है और जो एलिमेंट है उसको R से डिनोट किया गया है। तो यहां पर ऑक्साइड का भी फॉर्मूला लिखा है और हाइड्राइड का भी फॉर्मूला लिखा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हेलो? अच्छा, ये वाले जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं यहां पर भी देखो ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है RO। ये वो वाला RO नहीं है जो घर में लगा हुआ है, वो नहीं, ये R का ऑक्साइड है। और यहां पर हाइड्राइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है RH2। यहां पर R2O3 लिखा है बेटा ऑक्साइड का फॉर्मूला, और दादा RH4 लिखा है किसका फॉर्मूला? यस, किसका फॉर्मूला लिखा है? किसका फॉर्मूला लिखा? अरे और क्यों, 3 आएगा ना भाई, 3 आएगा, 3 आएगा, है ना। RH3 लिखा है हाइड्राइड का फॉर्मूला, है ना। एक्चुअली इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसका कहना था कि ऑक्साइड का फॉर्मूला R2O टाइप का होगा। जैसे लिथियम का ऑक्साइड होता है ना Li2O, सोडियम का ऑक्साइड होता है ना Na2O, पोटेशियम का ऑक्साइड होता है ना K2O, रुबिडियम का होता है ना Rb2O। तो यहां से इसका ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला बन गया R2, है ना।
तो ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले हर एक ग्रुप में आपको लिखे हुए मिलने वाले हैं। अब आप सोचोगे सर ये क्यों लिखा है, ऑक्साइड और हाइड्राइड क्यों लिखा है उसने? तो मैं आपको बताता हूं। इसने जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनानी स्टार्ट करी ना मेंडलीव ने, पता है उसने क्या किया? पता है उसने क्या किया? उसने स्टार्टिंग ही करी यहां से कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, उन सारे एलिमेंट्स के लिए ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले लिखे। भाई बहुत बड़ा काम था, मतलब ये तो बहुत मुश्किल होता है ना यार, हर एलिमेंट का ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाना और उसका फॉर्मूला लिखना काफी मुश्किल था। अच्छा, मेंडलीव जो था ना, इनिशियली मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। कितने एलिमेंट्स को? 63, है ना? आपको बुक्स में यही लिखा हुआ मिलेगा, 63 एलिमेंट्स को उसने क्लासिफाई किया था। यस, हाँ। तो जब इसने क्या किया, सारे एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले लिखे, और जो जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उन सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हाइड्राइड को एक जगह लिख दिया, सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले ऑक्साइड जो थे उनको एक जगह लिख दिया। और फिर उसने एक बहुत ही शानदार चीज ऑब्जर्व करी कि यार ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रखे हैं, अगर मैं सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखूं। तो यहां से फिर उसने सोचा कि अच्छा, इसका मतलब यह है कि इसका मतलब जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। यस, ये उसके पीछे की कहानी थी, है ना? ये उसके पीछे की कहानी थी कि उसने ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले इसलिए लिखे। अच्छा, अब एक बात और बताओ, आपका अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर उसने ऑक्साइड और हाइड्राइड क्यों के फॉर्मूले क्यों लिखे? कोई रीजन बता सकता है क्या? हेलो दादा, एक बात बताओ, कोई ये रीजन बता सकता है क्या? कोई रीजन बता सकता है क्या कि उसने सिर्फ ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले क्यों लिखे, उसने बाकी क्यों नहीं लिखे? भाई वो हैलाइड का फॉर्मूला भी लिख सकता था, वो कुछ और भी लिख सकता था। कोई रीजन बता सकता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेटा स्क्रीन अभी ठीक हो जाएगा ना, स्क्रीन देखो ठीक है, कोई ज्यादा ब्लर नहीं है, ये देखो अभी ठीक हो गया ना। वो थोड़ा ना क्या ना वाइट है, वाइटिश सा है ना उसके पीछे बैकग्राउंड, इस वजह से आपको लग रहा है ऐसा। यस यस, पता है क्या? नहीं पता? नहीं पता पक्का? अरे यार, अरे अबंडेंस नहीं भाई, अबंडेंस नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं ना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, कुछ बच्चे लिख रहे हैं इसमें कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं ना वो मैक्सिमम एलिमेंट इनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, और उसका तो मोटिव ये था कि सारे एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाने हैं। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी वजह से चूज किया कि सारे एलिमेंट जो होते हैं, लगभग मैक्सिमम एलिमेंट्स, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको जो पिछली स्लाइड में लिखा है ना वो आपको नोट नहीं करना, ये वाली स्लाइड सिर्फ आपको समझाने के लिए थी कि कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखती है ना, सॉरी, अपनी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कैसे दिखती है। ऑलराइट, जो हमारे काम की चीज है वो ये वाली है। इस स्लाइड पे जो लिखा हुआ है सिर्फ उतना सा आपको नोट करना है। यस, समझ में आई मेरी बात? तो देखो सर, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, सारे लोग इधर देखेंगे, लिखता है द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। क्या किया उसने? सिमिलर प्रॉपर्टीज, जो सिमिलर फॉर्मूले वाले एलिमेंट्स थे, जिनके हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम था, उनको एक साथ लिख दिया, है ना? फिर उसके बाद ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम था, उसको एक साथ लिख दिया, फिर दूसरा ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम था, उसको एक साथ लिख दिया, और फिर उसने नोटिस किया कि एलिमेंट जो है वो अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रखे हैं। तो इनिशियली उसने स्टार्टिंग कहां से करी थी? यहां से, फॉर्मूले लिखने से उसने स्टार्ट करना, अपनी पीरियोडिक टेबल डिजाइन करनी स्टार्ट करी थी। ठीक है, कोई कह रहा है सर मेंडलीव ने ऐसा किया ही क्यों? ताकि आप लोगों का सिलेबस बढ़ सके, है ना, इसलिए किया उसने। अरे मेरे भाई, किस लिए करेगा यार कोई? उसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, है ना, उसको इस दुनिया को कुछ देखे जाना था। और ऐसा भी नहीं है कि उसने ये सारी कहानी थोड़े से दिनों में कर दी होगी, है ना। ये बाल इतने लंबे ऐसे ही नहीं हुए, ये दाढ़ी इतनी लंबी ऐसे ही नहीं हुई है। भाई साहब को टाइम नहीं मिला था उनको कि बढ़िया एकदम चकाचक रहे वो, है ना, क्योंकि साइंटिस्ट लोग ऐसे ही तो होते हैं। अब कोई ये बोलेगा सर हम क्यों पढ़े, ये तो मेंडलीव ने कर दिया, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? भैया जेई का एग्जाम देना है, और जेई के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है, तो हम लोग सिर्फ पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें नंबर आ सके, है ना। मेंडलीव ने कैसे किया, क्या किया, क्यों किया, हमें उसकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है।
है ना। हम सिर्फ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इसलिए पढ़ रहे हैं सर क्योंकि ये हमारे जेई के एग्जाम का सिलेबस में है, और सर वहां पर हमें नंबर लाने, सीधी सी बात ही है। उतने हिसाब से पढ़ो भाई, है ना, उतने हिसाब से पढ़ो। अच्छा, और मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ आपके सामने लिखा है। पीरियोडिक लॉ मतलब कि पीरियोडिक टेबल डिजाइन करने का जो पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, इंपॉर्टेंट चीज थी, वो ये वाली थी। क्या लिखा है उसने? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं सर? वो डिपेंड करती है उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। इसी वजह से आपका जो मेंडलीव था उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है, तो एक बार फटाफट से ये जो 2 लाइन लिखी हुई है इसको नोट करो, और अगर नोट कर लिया हो तो फिर डन लिखो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ जी, फिर हम लोग आगे चलेंगे। फटाफट नोट करो, देखें, और फिर उसके बाद डन लिख देना है। यस यस यस, जल्दी करो, देखें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नोट करना है, नोट करना है। अबे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फटाफट 2 लाइन है। कोई आज ये नहीं कह सकता कि सर आप लिखने का टाइम नहीं दे रहे। भाई खूब टाइम दे रहा हूं मैं, और मैं तो पूरा ही साइड में हट गया, ये भी देखो, ताकि आप लोगों के सामने एकदम मस्त स्क्रीन रहे और एकदम तुम एकदम जोरदार ढंग से उसको बढ़िया ढंग से लिख पाओ, है ना। बिल्कुल एकदम साइड में हटाओ। लिख लिया, नोट कर लिया पक्का? अब बाद में ये ना बोले कोई कि सर आप लिखने का टाइम नहीं देते हो। भाई ये तो इल्जाम हो जाएगा मेरे ऊपर, ये बहुत ही बड़ा इल्जाम हो जाएगा मेरे ऊपर। आइए, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी और बातें करते हैं, हालांकि मैं सब कुछ समझा चुका हूं। लिखता है एलिमेंट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी? सेम थी, है ना। जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी बेटा? सेम थी, उनको हमने वर प्रेजेंट इन वर्टिकल रोज। वर्टिकल रोज कौन सी होती है भाई? वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, हाँ, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना। इनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं, ये हम लोगों को पता ही है। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इनको क्या बोला जाता है? पीरियड्स बोला जाता है, ये भी हम लोगों को पता है पहले से। यस, कितने हॉरिजॉन्टल रोज थी सर? 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी और 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। यस, 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको 1 to 8 में इस तरह से लिखा गया था। और देखो लास्ट में ये भी लिखा है कि जो 0 ग्रुप था उसको बाद में ऐड किया गया था इन दी मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, है ना। ये सारी चीज मैं बता चुका हूं ना तुम्हें भाई दादा, ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं ना। और ये भी ध्यान में रखना है कि ग्रुप नंबर, ये भी आप इसमें लिख लेना कि ग्रुप नंबर 1 से लेके 7 तक जो थे उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा था, ए और बी में। कितने पार्ट में? ए और बी में। जो 8वां ग्रुप था उसको ए और बी में क्लासिफाई नहीं कर रखा था। ठीक है, यहां तक ये चीज पढ़ते ही तुम्हें पूरी मेंडलीव की पीरियोडिक कहानी, टेबल की कहानी याद आ जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी, एक बार नोट कर लो जी इसको, और अगर नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि मेंडलीव ने क्या क्या खूबसूरत बातें बोली, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ऐसी क्या कमी रह गई, कि प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई कि हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ जाना पड़ा, है ना। वो चीज भी हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो नोट करो, देखें आप लोग फटाफट से, हालांकि ये बहुत ही आसान सी चीज है ना। इस चीज को मैं पहले भी समझा चुका हूं, लिख लो अपनी कॉपी में। लिखी हुई चीज ज्यादा याद रहती है ना। सुनी हुई बात तो इंसान फिर भी भूल जाता है, लिखी हुई बात याद रहती, याद हो जाती है उसको। नोट कर लो, देखें आप लोग। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, वीडियो कॉल करें आपको? नहीं नहीं भाई, अभी वीडियो कॉल के रिस्क नहीं ले सकते। अभी वीडियो कॉल वाला फीचर ना सारे बच्चों की ऐप पे आया नहीं है ना। उस पर काम चल रहा है एकदम धुआंधार तरीके से, और जैसे ही आ जाएगा ना फिर हम लोग जब पोल वोल करेंगे ना, अगली क्लास से हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास से। तो जब हम लोग पोल्स करेंगे ना, तो पोल्स में जिस बच्चे के अच्छे नंबर होंगे ना, और जो रेगुलरली अच्छा मार्क्स कर रहा होगा ना, रेगुलरली जो अच्छे नंबर ला रहा होगा ना, उसको फिर कभी अब एकदम से यहाँ स्क्रीन पे बुलाएंगे, है ना। तो मतलब वो तो वही उसी बच्चे के लिए होगा भाई, जो सिंसियरली पढ़ाई करेगा, हर क्लास अटेंड करेगा, टेस्ट में अच्छा करेगा, और पोल्स में एकदम सिंसियरली जवाब देगा, है ना, उसी को बुलाया जाएगा। यस, हाँ जी, नोट किया क्या? अबे मेरी बातों पे ध्यान मत दो ज्यादा, मतलब जो बाद में बोल रहा हूं उस पर ध्यान मत दो,
ये तो टाइम पास भी तो करना है ना मुझे, तुम तो नोट कर रहे हो, मैं क्या करूं, इसलिए बोलता रहता हूं मैं। तुम लोग नोट करो इसको, और अगर नोट कर लो डन लिख दो, फिर आगे चलेंगे। यस यस, आगे चलें चलें चलें, आ जाओ फिर आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं आगे चलते हैं। और हम लोग बात करने वाले हैं मेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल की, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स का मतलब समझते हो? मेरिट्स मतलब क्या अलग चीज थी इसमें, क्या एकदम जोरदार चीज थी इसमें, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं ना। तो सबसे पहली चीज, ये एक बहुत ही सीरियस अटेम्प्ट था, है ना। हालांकि इसकी कुछ डीमेरिट्स भी रही, कुछ चीजें ये फिर से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट ये एक बहुत ही भयंकर सीरियस अटेम्प्ट था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को सिस्टमैटिकली स्टडी करने का एक बहुत जबरदस्त सीरियस अटेम्प्ट था, जिसने मैक्सिमम एलिमेंट्स को एक बहुत अच्छे ढंग से क्लासिफाई कर दिया था, है ना। और उसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, उसके लिए एक बेस तैयार किया इसने ना, एक माहौल तैयार किया कि जिसके बाद लोग और कुछ सोचना स्टार्ट करें और फिर वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ जाए, है ना। तो इसने मैक्सिमम एलिमेंट्स को बहुत बढ़िया ढंग से क्लासिफाई कर दिया था, जिससे एलिमेंट की सिस्टमैटिक स्टडी करना आसान हो गया। यस, और एक चीज, हाँ एडवांटेज भी कह सकते हो ना भाई, मेरिट मतलब क्या अच्छी बातें थी यार इसमें। यस, हाँ वही तो होता है मेरिट्स, एडवांटेज कह दो मेरिट कह दो, बात तो एक ही है ना यार। हाँ अब देखो, मेंडलीव ना एक बहुत ही शानदार आदमी था, पर आपको कैसे पता? मेंडलीव ने पता है क्या कर रखा था, अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी ना, जैसे एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी सी, उसने क्या किया, बीच में खाली जगह छोड़ दी, बोला फिर है डी। मतलब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ रखी थी, वैकेंट स्पेस छोड़ रखे थे। क्यों? उसने कहा कि ये इस पोजीशन पे एक एलिमेंट आएगा, वो एलिमेंट आज नोन नहीं है लेकिन फ्यूचर में कभी डिस्कवर होगा। अब देखो ना यार, कितनी जबरदस्त बात कही है, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया, भगवान था वो, भगवान, है ना, कि फ्यूचर में यहां पर एक एलिमेंट आएगा, वो जो एलिमेंट होगा वो उसको बोला कि ये डी एलिमेंट कह रहा हूं मैं, और ये वाला जो एलिमेंट होगी उसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी। एक नया एलिमेंट प्रेडिक्ट कर दिया यार, कितनी बड़ी बात है। हम लोग तो साला ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि कल क्या होने वाला है। क्यों? कल मान लो केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो हम तो यही प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे ना केमिस्ट्री में कितने नंबर आने वाले हैं, भले ही उसमें एक ही चैप्टर आ रहा हो। लेकिन ये भाई साहब थे, इन्होंने नया एलिमेंट प्रेडिक्ट कर दिया, अपनी पीरियोडिक टेबल में उन्होंने कुछ खाली जगह छोड़ी, और वो जो खाली जगह थी, उसने कहा कि इस जगह पे जो एलिमेंट आएगा वो आज डिस्कवर नहीं हो रखा लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी जाके डिस्कवर होगा। तो इसी वजह से लिखा है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। नए एलिमेंट प्रेडिक्ट कर दिए, और भाई सिर्फ एलिमेंट ही प्रेडिक्ट नहीं किए, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट कर दी कि ये वाला एलिमेंट जब डिस्कवर होगा तो इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होगा, इसकी डेंसिटी ये होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये होगा, ये सारी चीजें भी पहले बता दी उसने। तो यार मतलब था ना, एकदम जबरदस्त आदमी था कि नहीं था, बताओ? हाँ जी हाँ जी, था ना यार, एकदम जोरदार। अब इस पे क्वेश्चन बनता है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। उसने कुछ जो खाली जगह छोड़ रखी थी, उन एलिमेंट को क्या नाम दिया था? देखो, उसने एक एलिमेंट की जगह खाली जगह छोड़ी और बोला कि ये जो एलिमेंट है इसका नाम है एका एल्यूमिनियम। एका एक संस्कृत वर्ड है। अच्छा, तुम लोगों में से संस्कृत कितने लोगों ने पढ़ी है? ईमानदारी से पढ़ाओ, बताओ बताओ, तुम लोगों में से संस्कृत कितने लोगों ने पढ़ी है? हाँ जी, मैंने तो पढ़ी है भाई, 10th क्लास तक मेरी संस्कृत थी, और संस्कृत में मेरे 10th क्लास में नंबर भी जोरदार आए थे एकदम, है ना। तो जिन लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ी है ना, उन लोगों को पता होगा कि एका जो है एक संस्कृत वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है एक, एका मतलब एक, है ना। तो अगर कोई लिखा है एका एल्यूमिनियम, इसका मतलब एल्यूमिनियम उससे एक पहले आता है ना। एका एल्यूमिनियम का मतलब एल्यूमिनियम उससे एक पहले आता है। तो उसने एक एलिमेंट प्रिडिक्ट किया कि उसका नाम एका एल्यूमिनियम है। आज उस एलिमेंट को किस नाम से जानते हैं हम लोग? गैलियम के नाम से जानते हैं। आज उस एलिमेंट को बेटा हम लोग किस नाम से जानते हैं? गैलियम के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है
कि मेंडलीव ने कौन कौन से एलिमेंट प्रेडिक्ट किए। और अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई जो एलिमेंट है एका एल्यूमिनियम, उसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आज है वो गैलियम। वैसे ही उसने एक एलिमेंट प्रेडिक्ट किया एका सिलिकन, जिसको आज दुनिया जर्मेनियम के नाम से जानती है। जी लिखा है ना, जर्मेनियम। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। उसने एक एलिमेंट प्रेडिक्ट किया जिसका नाम दिया उसने एका बोरोन। आज दुनिया इस एका बोरोन को स्कैंडियम के नाम से जानती है। किस नाम से? स्कैंडियम के नाम से। और एक एलिमेंट था एका मैंगनीज, उसको टेक्नीशियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेक्नीशियम। आज हम लोग इसको किस नाम से पुकारते हैं? टेक्नीशियम के नाम से। ठीक है ना? तो सर ये वाले क्या नाम याद करने जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? और भाई ये तो याद करने ही पड़ेंगे। इसके पीछे है ना, अब कोई आपसे ये कहे कि भाई अकबर के पिता का क्या नाम था, अकबर की कितनी बीवियां थी, अकबर के कितने बेटे थे, ये तो याद करना पड़ेगा ना यार, है ना? तो वही चीज यहां पर है। वैसा ही क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि एका एल्यूमिनियम को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये वाला याद हो जाएगा। बताओ बताओ मेरे साथ बोलो वापस। एका एल्यूमिनियम, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? गैलियम। एका सिलिकॉन, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बेटा जर्मेनियम। तीसरा है एका बोरोन, आज हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं? स्कैंडियम। और लास्ट एका मैंगनीज, आज हम लोग उसको कहते हैं टेक्नीशियम। ठीक है ना? ऐसे 2-3 बार लिखोगे ना, एक बार आपने कॉपी में नोट किया, फिर उसको एक बार रिवाइज किया, कभी 2-3 बार वापस रिवाइज कर लिया, याद हो जाएगा यार। ऐसा नहीं है कि याद नहीं हो सकता। हाँ ना, बोलना है यार। ए भाई लोग, याद हो जाएगा ना पक्का? आओ फिर आगे चलते हैं। ये उसकी दूसरी एकदम जोरदार बात थी। फिर हम लोग आगे चलते हैं। मेंडलीव की ये जो पीरियोडिक टेबल थी ना, इसने कुछ एलिमेंट का जो एटॉमिक मासेस था उसमें कुछ करेक्शन भी किए। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे जो उनके एटॉमिक मासेस थे उसमें करेक्शन हुए। कैसे हुए देखो। अच्छा आप लोगों ने एक बात बताओ, इक्विवेलेंट वेट पढ़ा है क्या आप लोगों ने? सर ने इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया है क्या आप लोगों को? हाँ जी हाँ जी, फिजिकल केमिस्ट्री में भाई लोगों, है ना? कुछ लोग इक्विवेलेंट वेट वाले कॉन्सेप्ट को रेडॉक्स में पढ़ाते हैं। तो क्या अभी आप लोगों ने इक्विवेलेंट वेट पढ़ा है? यस यस यस, पढ़ा है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं पढ़ा हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, फिर मतलब शिवम सर उसको रेडॉक्स में पढ़ाएंगे। हाँ, मैक्सिमम लोग रेडॉक्स में ही पढ़ाते हैं उसको, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना? इक्विवेलेंट वेट आप लोग पढ़ लोगे। तो एटॉमिक मास जो था ना, उसको इक्विवेलेंट वेट से रिलेट किया जा सकता है ना? देखो किसी भी एलिमेंट के लिए मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूं। ये वाला फॉर्मूला आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे जब अब आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे, है ना? तो इतना सा छोटा सा काम में आएगा हमारे कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है ना, इक्विवेलेंट वेट होता है ना, इक्विवेलेंट वेट होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट पता हो तो आप उसका एटॉमिक वेट फाइंड कर सकते हो क्या? सर क्या बात कर रहे हो, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। एटॉमिक वेट क्या बन जाएगा यहां से? सर फॉर्मूला बन जाएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। एक बात बताओ, किसी एलिमेंट की वैलेंसी निकालना क्या आपके लिए मुश्किल काम है? कुछ लोग कहेंगे हाँ सर मुश्किल तो है ना? कोई बात नहीं, चलो एलिमेंट की वैलेंसी निकालना भी हम लोग सीखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे छोटी क्लासेस में पढ़ते ही हो ना, सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1, है ना? सारी दुनिया जानती है। यस। तो देखो हुआ क्या, मैं आपको देखो छोटी सी कहानी समझाता हूं, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, है ना? तो आप लोगों को बताया कि भाई लिथियम, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है? तो इनिशियली क्या था कि ये जो बोरोन है ना, बोरोन ये वाला जो बेरिलियम है मान लो, है ना? ये वाला जो बेरिलियम है लिखा है ना, लाइक बेरिलियम, गोल्ड, प्लेटिनम, इनका जो एटॉमिक मास था, बेरिलियम का एटॉमिक मास गलत कैलकुलेट हो रखा था, है ना? मार्केट में ना बेरिलियम का एटॉमिक मास अलग चल रहा था। देखो लिथियम का एटॉमिक वेट सारी दुनिया जानती है, कितना लिखते हो हम लोग? लगभग 7 के बराबर लिखते हैं लिथियम का एटॉमिक वेट। यस। और बोरोन का जो एटॉमिक वेट है बेटा हम लोग लगभग 10 के बराबर लिखते हैं ना? यस, इसके बराबर लिखते हैं, लगभग इतना ही होता है मेरे हिसाब से। अरे बोलो ना यार। तो इनिशियली क्या था कि जो बेरिलियम का एटॉमिक वेट है वो 10 से भी ज्यादा लोगों ने मान रखा था।
गलती हो जाती है इंसान से। यस हाँ, तो बेरिलियम का एटॉमिक वेट 10 से भी ज्यादा था इनिशियली, लेकिन जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई, उसने कहा कि भाई मेरी पीरियोडिक टेबल में मेरे हिसाब से जो बेरिलियम है वो लिथियम और बोरोन के बीच में आना चाहिए। यस, अगर बेरिलियम लिथियम और बोरोन के बीच में आना चाहिए, दैट मींस इसका जो एटॉमिक मास है वो लिथियम से ज्यादा होना चाहिए, बोरोन से कम होना चाहिए। आना बोलना यार। यस, तो दिखती सी बात है कि उसका जो एटॉमिक मास था वो 10 से कम होना चाहिए। ये किसने कहा? मेंडलीव ने कहा कि भैया आप लोगों ने जो बेरिलियम का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रखा है ना, वो गलत है। ये किसने कहा? बेरिलियम ने, इसने, मेंडलीव ने। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से बेरिलियम यहां पर आना चाहिए, मतलब उसका एटॉमिक मास 10 से कम होना चाहिए, और मार्केट में चलता था उसका 13.5। तो लोगों ने सोचा अच्छा यार मेंडलीव कह रहा था कुछ बात में दम होगा, तो लोगों ने वापस उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट किया, और वो एटॉमिक मास जो था वो मेंडलीव के अकॉर्डिंग ही आया। मेंडलीव के अकॉर्डिंग 10 से कम होना चाहिए था, और बेरिलियम का एटॉमिक मास 10 से कम ही आया। तो भाई लोगों ने मान ली मतलब बेरिलियम की, बोले यार क्या जबरदस्त आदमी है मतलब, है ना। तो ऐसे मेंडलीव ने हेल्प करी बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस में करेक्शन करने में। क्या मेरी बात समझ में आई? दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा, एक बार के लिए थम्स अप करना पड़ेगा। क्या आपको मेरिट्स में कोई डाउट है? यस, हाँ जी हाँ जी, क्या आपको मेरिट्स में कोई डाउट है? एक बार थम्स अप करना पड़ेगा। हाँ, याद नहीं रखना कितना आया, ऐसे कोई डेटा याद मत रखो, है ना। ऐसा सच आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये ध्यान रखो कि पहले ऐसा था कि बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 के लगभग चलता था, 10 से ज्यादा चलता था। फिर बेरिलियम ने बोला कि नहीं 10 से कम होना चाहिए, फिर लोगों ने वापस चेक किया तो आपको 10 के कम ही मिला। का मतलब बेरिलियम का जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसके बेसिस पे बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस में करेक्शन किए गए, और वो आपके सामने लिखे हैं। तो फटाफट से जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है अपनी कॉपी में नोट करो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। नोट कर लिया है तो आप लोग डन लिख देना। हाँ जी, जल्दी जल्दी करो, देखें फटाफट, नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ मैं साइड में हट गया हूं भाई, अभी नहीं तो तुम बोलोगे भाई साइड तो हट जा यार, हैं सामने खड़ा फिर बोल रहा है नोट करो, कैसे कर पाएंगे नोट? यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नोट करो नोट करो, अरे ठीक है अब हो गया, नोट करो, और हो जाए तो डन लिखना। जो लिख भी लिया, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, क्या जबरदस्त स्पीड है तुम्हारी, है भाई, एकदम जोरदार, एकदम जोरदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डन डन डन, आगे चलें। यस 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 यस, ओहो एकदम चैट दौड़ रही है, ऐसे भाग रही है ना। आइए आइए आइए, आगे चलते हैं बेटा। तो ये तो थे इसकी अच्छी बातें। तो भाई देखो, किसी में अच्छाई है तो किसी में बुराई भी होगी उसी इंसान में, है ना। 100% अच्छाइयां तो हो नहीं सकती, कुछ उसमें कमियां भी रही होंगी। तो आइए अब हम लोग अच्छाई की बात कर ली, इसको चने के झाड़ पे हमने चढ़ा दिया है, अब थोड़ा नीचे उतारते हैं। बोले नीचे आ तू, है ना। आओ देखें, इसकी डीमेरिट्स की बात करते हैं ना। डीमेरिट्स का मतलब ये हो गया, ये कौन कौन सी चीजें ऐसी थी। लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, है ना। चाहो तो यहां लिमिटेशंस लिख सकते हो, चाहो तो यहां ऐसे भी लिख सकते हो कि कौन कौन सी चीजें ये समझा नहीं पाया, है ना। इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। आइए, सबसे पहली चीज और जो बवाल है हाइड्रोजन का, ये आज तक सुलझ नहीं पाया है। एक्चुअली होता क्या है, जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आप बोलोगे साहब क्यों नहीं है हाइड्रोजन की पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री? एक्चुअली देखो, मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी कहानी समझाता हूं। ये जो हाइड्रोजन होता है ना बेटा, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, ये दो ग्रुप के सिमिलर होती है। कौन कौन से? फर्स्ट ए ग्रुप और सेवेंथ ए ग्रुप। जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज होती है, सुनना सारे लोग इधर स्क्रीन पे, ए भाई कहां मुंह फाड़ रहा है यार, इधर देख स्क्रीन पे। हाँ, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होती है ना बेटा, वो दो ग्रुप के एलिमेंट के सिमिलर होती है। हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टीज फर्स्ट ए वाले ग्रुप के सिमिलर शो करता है, हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टीज 7A वाले ग्रुप के सिमिलर शो करता है। सर फर्स्ट ए का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट ए का मतलब हो गया अल्कली मेटल्स। अच्छा, मैंने लिखवाए थे कौन कौन से होते हैं अल्कली मेटल्स। ली ना करे रफ से फरियाद, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, याद है ना यार? यस हाँ, बहुत बढ़िया।
सर हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो 7th ए के ग्रुप के सिमिलर होती हैं, और 7th ए में कौन आता है? हेलोजन्स आते हैं। कौन आता है? हेलोजन्स आते हैं। सर कौन कौन से? सर फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, एस्टाटीन आता है। यस, फर्स्ट ए और 7th ए दोनों ग्रुप के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है हाइड्रोजन। और हमने एक बात करी, हमने एक चीज लिखी थी कि एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। अब जो आपका मेंडलीव था, मेंडलीव ने हाइड्रोजन को कौन से ग्रुप में डाला था? मेंडलीव ने हाइड्रोजन को कौन से ग्रुप में डाला था? इधर देखो, मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप चाहो तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूं। ये देखो, ये रहा आपका हाइड्रोजन, दिख रहा है क्या आपको? ये दिख रहा है क्या आपको? ये रहा हाइड्रोजन बेटा, ये रहा हाइड्रोजन। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में इंक्लूड किया। किस में इंक्लूड किया? फर्स्ट ए में इंक्लूड किया। अब लोग उसके घर पे पहुंच गए, धरना दे दिया उन्होंने। उन्होंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज फर्स्ट ए के सिमिलर होती है, मान लिया, लेकिन हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज 7th ए ग्रुप के भी तो सिमिलर होती है, तो फिर आपने हाइड्रोजन को सिर्फ यहीं पे क्यों रखा, यहां क्यों नहीं रखा? मेंडलीव कहता गलती होगी, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, है ना। तो जो मेंडलीव है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन जब उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ए और 7th ए दोनों के सिमिलर है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ए ग्रुप में ही क्यों रखा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है भाई लोगों? क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस। तो सबसे पहली चीज जिसपे बवाल है, और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी बवाल है हाइड्रोजन पे, तो है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी बवाल है हाइड्रोजन पे, तो ये चीज है, ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। यस, ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। बोलो याद हो जाएगा? यस, कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और बताओ, यहां पर एक चीज लिखी हुई है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ए भाई लोगों, क्या आप लोगों को आइसोटोप पता है क्या क्या होते हैं? हाँ जी, आइसोटोप्स क्या होते हैं दादा? आइसोटोप्स क्या होते हैं? सर आइसोटोप्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है, ये तो आप पढ़ के आए हो भाई। अबे 10th क्लास पास करके आए हो ना, ईमानदारी से। कोई कहेगा सर ईमानदारी का मतलब है? हाँ, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होता है। यस सर, ये चीज हमें पता है सर, ये तो हमें पता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताओ, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? आप लोगों ने कितने आइसोटोप पढ़े हैं हाइड्रोजन के? सर हमने पढ़ा हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है 1H1, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है 1H2 जिसको ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, और हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है 1S3 जिसको ट्रीटियम भी बोलते हैं। सर इसका एटॉमिक मास, ये क्या आ गया? हाँ, इसका एटॉमिक मास 1 है, सर इसका एटॉमिक मास 2 है, सर इसका एटॉमिक मास 3 है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, हाइड्रोजन ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया? मानते हो ना? अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो क्या इन तीनों को पीरियोडिक टेबल में अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी क्या? ए भाई लोगों एक बात बताओ ना यार, क्या इन तीनों को पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन मिलनी चाहिए थी क्या? सर बिल्कुल मिलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि सर इन तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट है, और अगर एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट है तो इनकी पीरियोडिक टेबल में भी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए थी, क्योंकि मेंडलीव जो है वो एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है। तो सर इनका तो एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इनको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखा जाना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? क्या आपको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का 1H1, 1H2, 1S3 के लिए अलग अलग स्पेस दिखता है क्या? सर नहीं दिखता। तो क्यों नहीं है? फिर होना चाहिए था, क्यों नहीं है? इस बात का जवाब मेंडलीव के पास नहीं था, नहीं था, नहीं था। बात समझ में आ गई? हाँ जी, क्लियर? क्लियर? बहुत बढ़िया सर, एकदम बढ़िया ढंग से समझ में आ गया। अब एक चीज और देखो, जब एटॉमिक मास उसने कंसीडर किया तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, जैसे प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम, पीटी, पीटी को हम लोग प्लेटिनम बोलते हैं, और एयू, एयू कौन है? एयू, एयू, अबे एयू है गोल्ड। सर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, प्लेटिनम गोल्ड ये तो बहुत महंगे होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई, प्लेटिनम और गोल्ड, पीटी और एयू, इनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक सिमिलर होती हैं। अगर इनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक सिमिलर हैं तो इनको एक ग्रुप में आना चाहिए था ना? ए भाई लोगों
मानते हो ना इस बात को, कि क्योंकि हमने तो यही कहा है कि एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है तो ये दोनों एक ही ग्रुप में आने चाहिए थे, लेकिन ये दोनों एक ग्रुप में नहीं आते। यस, लेकिन ये दोनों एक ही ग्रुप में नहीं आते। सम लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बट वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन फिर भी इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। ये बहुत बड़ी गलती सी सर। दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, दोनों एक जैसे हैं, तो फिर उनको एक ग्रुप में रखा जाना चाहिए था, लेकिन मेंडलीव ने इन दोनों को अलग अलग रखा है। यस यस यस, ठीक है जी। तो ऐसा क्यों हुआ, इस बात का भी जवाब मेंडलीव के पास नहीं था। क्यों उसने प्लेटिनम और गोल्ड को जुदा कर दिया, एक दूसरे से अलग अलग कर दिया, बहुत गलत किया इसने, है ना। तो एक बार के लिए नोट करो इसको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नोट करो इसको बेटा। अगर नोट हो जाए तो डन लिख देना। फिर उसके बाद हम लोग अभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब बात लिमिटेशंस की आई है तो पूरी खाल उधेड़ेंगे हम, है ना। एक एक लिमिटेशन पढ़ेंगे, चने के झाड़ से पूरा नीचे उतारेंगे इसको। हाँ जी नोट करो, देखें फटाफट नोट करो और डन लिख देना भाई। नोट कर रहे हो तो डन लिख देना। मैं टाइम दे रहा हूं वैसे, है ना बेटा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाए नोट करने का, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी मान लो आपका थोड़ा बहुत पोर्शन छूट जाता है तो आपको घबराना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा आपकी सेहत के लिए हानिकारक है और मेरी सेहत के लिए भी, है ना। थोड़ा सा कूल माइंडेड रह के ये सोचना है कि कोई बात नहीं, क्लास खत्म होने के बाद मैं लिख लूंगा, है ना। उतनी सी एक लाइन दो लाइन छोड़ देना आप लोग, ठीक है ना, जितना ना लिख पाओ। ठीक है ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। आगे चलें। यस यस यस, ओके डन 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 डन। चलिए फिर कुछ और लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। अगली कुछ लिमिटेशन आपकी स्क्रीन पर है। एक लफड़ा और हो गया। लफड़ा क्या हुआ कि कुछ जगह पर देखो, पीरियोडिक टेबल उसने डिजाइन करी थी ना, तो उसने एक बात बोली। जब उसने पीरियोडिक टेबल डिजाइन करी तो एक बात बोली कि जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, ये उसने कहा। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां पर वो अपनी बात से पलट गया। कुछ जगह ऐसी थी जहां पर उसने एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं किया, है ना। कहां कहां पर नहीं किया, एग्जाम्पल आपके सामने है कि कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट को उसने निकल से पहले रखा, जबकि अगर आप एटॉमिक मास देखोगे तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा होता है, निकल का एटॉमिक मास कम होता है। अगर आप देखोगे ना, अब ये याद नहीं करना आप लोगों को, और ना ही मैं चाहता हूं कि तुम याद करो। कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल से ज्यादा होता है। कितना होता है नहीं याद करना है, नहीं काम आएगा हमारे। ये मान लो कि ज्यादा होता है, मेरी बात पे विश्वास कर लो बस, है ना। तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा होता है निकल से, तो निकल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था। लेकिन मेंडलीव ने कहा नहीं, मैं तो पहले कोबाल्ट को रखूंगा और फिर निकल को रखूंगा। फिर किसी ने पूछा इसने पूछा भाई तू तो कह रहा था पहले एटॉमिक मास वाला पहले आएगा और ज्यादा एटॉमिक मास वाला बाद में आएगा, तो ऐसा क्यों कर रहा है। तो पता है इसने क्या कहा, इसने कहा कि साला कोबाल्ट ने इसका एटॉमिक मास ही कैलकुलेट गलत तरीके से किया गया, ये एटॉमिक मास गलत है, मेरी जो पोजीशन है वो सही है। इंसान में जब घमंड आ जाए, अहम आ जाए, तो फिर उसका पतन निश्चित है ना। ऐसा सुना है ना आप लोगों ने। तो घमंड नहीं करना कभी, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो ना। कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में बिल्कुल नाजुक सी दीवार, एकदम पतली सी। कई बार इंसान को पता नहीं लगता, एकदम से वो कूद के उधर चला जाता है ना, इधर से इधर आ जाता है। और जब वो उस पतली सी दीवार को पार करके इधर से इधर आ जाए, तो मान लो कुछ गड़बड़ होने वाली है उसकी लाइफ में, है ना। तो ये चीज आपको भी ध्यान में रखनी है। अपने दैनिक जीवन में भी इस चीज को उतारने की कोशिश करो कि मैं ही हूं, ये भाव आपके दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए, है ना। कि आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं जानता हूं कुछ चीजें, लेकिन इस दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं भी जानता हूं, तो घमंड किस बात का। नहीं क्या, यस है भाई लोगों, सही बात है कि नहीं है। हाँ, तो देखो अब आपको ये याद रखने हैं कि कौन कौन सी जगह पर वो एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा। देखो यहां पर एक चीज और लिखी है कि आर्गन जो है उसको पहले
पोटेशियम से, जबकि आर्गन जो है उसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है पोटेशियम से, तो आर्गन पहले बाद में आना चाहिए था, पोटेशियम पहले आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। ये भी गलती कर दी। एक और एग्जांपल लिखा है इसने, टेलुरियम को पहले लिख दिया आयोडीन से, ये भी गलत कांड किया इसने, गलत काम किया बहुत। टेलुरियम को बाद में रखना था, जबकि पहले लिख दिया। टेलुरियम का एटॉमिक मास ज्यादा होता है। यस। एक और देखो, थोरियम। थोरियम थोरियम जो है उसको भी पहले लिख दिया प्रोटेक्टिनियम से। पीए आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इनके नाम अगर आपको नहीं भी पता हम लोग आगे पढ़ेंगे। टीएच बोले तो थोरियम, और पीए बोले तो ये पर्सनल असिस्टेंट नहीं है बे, पीए प्रोटेक्टिनियम, ठीक है, प्रोटेक्टिनियम। यस, याद रखोगे। तो ये वाली जो पेयर्स है ना, जैसे पहला पेयर आया है कोबाल्ट और निकल का, यहां पर एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। एक और पेयर आया है आर्गन और पोटेशियम का, यहां पर भी एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। एक पेयर आया है टेलुरियम और आयोडीन का, यहां पर भी एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। फिर आया है थोरियम और प्रोटेक्टिनियम का, यहां पर भी एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। तो भैया ये वाले जो ग्रुप्स हैं इनको बोला जाता है अनोमलस पेयर्स। इनको क्या बोला जाता है? अनोमलस पेयर्स। क्या सर ये याद रखने हैं? बिल्कुल याद रखने हैं भाई, ये याद करना पड़ेगा यार, ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। याद कर लोगे क्या? आर्गन क्या होता है? अबे आर्गन नोबल गैस होती है भाई, ऐसा सुना है तुमने? ऐसा सुना है तुमने? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन, है ना। इसको मैं याद करने का तरीका बताऊंगा। हीना, नेहा और करीना जीते रहे, हाँ, है ना। ये नोबल गैसेज होती हैं बेटा, इनको क्या बोला जाता है? दीज आर नोन एज अनोमलस पेयर्स। अनोमलस पेयर्स का मतलब ये हुआ एक ऐसे पेयर है एलिमेंट्स का जहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है एटॉमिक मास का फॉलो नहीं हो रहा। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो पहले आ रहा है, जिसका एटॉमिक मास कम है वो बाद में आ रहा है, ठीक है। यस, याद रहेगा? याद रहेगा ना पक्का? ठीक है, हाँ जी, ये याद कर लेना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक चीज और देखो, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, फिर भी मेंडलीव ने एक ही ग्रुप में पटक दिया। क्यों? क्योंकि वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग वहीं पर आ रहे थे। और फिर उसने ये भी कहा कि भैया एक ग्रुप में आने वाले एटम्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, फिर भी उनको एक ही ग्रुप में पटक दिया। जैसे एक एग्जांपल लिखा है ना, आपको एग्जांपल याद रहे तो रख लेना, ना भी याद रहे तो ये वाला लास्ट वाला इतना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जैसे कॉपर हो गया, एजी हो गया, एयू हो गया, उसने कहां रखा था? इन मेटल्स को सोडियम पोटेशियम के साथ रख दिया, जबकि सोडियम पोटेशियम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कॉपर, एजी, एयू इनके कंपैरिजन में काफी डिफरेंट होती है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये सॉफ्ट मेटल होती है, सोडियम को चाकू से काट सकते हो ऐसे। गोल्ड कट जाएगा क्या? सर फट जाएगा, नहीं कटेगा। क्या चांदी कट जाएगी क्या? एजी नहीं कटेगी। कॉपर कट जाएगा क्या? नहीं। तो ये वाली सॉफ्ट मेटल्स होती है, कट जाती है, ये वाली नहीं होती। इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। सोडियम भयंकर रिएक्टिव होता है, पानी में आग लगा देता है, ये नहीं होता, है ना। ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। यस, तो यहां पर सेम एलिमेंट को तो उसने अलग अलग जगह रखा, और कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको अलग रखा, और जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है उनको भी साथ रख दिया। तो भैया एजी, एयू, कॉपर को सोडियम और पोटेशियम के साथ रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग होती है। यस, क्या मेरी बात समझ गए क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई लोगों, ये बात समझ में आई क्या? यस, हो, नोट करो, देखिए नोट करो बेटा, बोर हो रहे हो ना, मुझे पता है ना। हाँ, अब मैं क्या करूं इधर? तुम क्या चाहते हो इधर? मैं कुछ ऐसी वैसी हरकतें करूं जिससे तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो? एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी ना आए हो भाई, हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ने आए हैं भाई, है ना। तो हमें वो काम करना है ना यार, है जी। उछल कूद करूं इधर, है क्यों? जिससे तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो। सर वाह सर, क्या कूदे हो आप, मतलब जोरदार है। नोट कर लो और डन लिख देना, आगे चलेंगे फिर। तो देखो भैया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना।
और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा मसाला कम होता है। अब क्या करें, अब यार ये है, अब इस पेयर में मैं कैसे मसाला लगाऊं, मैं कैसे मसाला लगाऊं कि कोबाल्ट और निकल ये अनोमलस पेयर है, कैसे बोलूं इसको? अरे यही तरीका है भाई, और कोई तरीका नहीं है ना। कोबाल्ट निकल अनोमलस पेयर है तो है मेरे भाई, क्या करें यार इसमें। यस, हाँ, मतलब तुम लोगों को मसाला चाहिए एनी टाइम। थोड़ी बहुत शांति से पढ़ाई कर लो, हैं जी, थोड़ा बहुत शांति से पढ़ाई करो। आ जाओ आ जाओ, आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। शायरी सुनाए, ये हुई ना बात। फिर शायरी आने दो, है ना, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें भी आने दो बीच बीच में। सर हमें तो वही चाहिए ना सर, अभी तो हम लोग 10th से 11th में आए हैं, है ना। तो सर हमें ना लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा चीजें पता नहीं है। हम वो तुमने देखा है ऐसा, ऐसा तुमने कहावत सुनी है कि जो सावन का गधा होता है ना, उसको सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है। ऐसा ऐसा सुना है क्या तुमने? है भाई, ऐसा सुना है क्या तुमने? अब जैसे सावन का महीना होता है ना, तो सावन के महीने में सब कुछ हरा होता है। तो जब कोई गधा उस टाइम पे पैदा होता है ना, उसका जन्म होता है, तो उसको सब कुछ एकदम हरा भरा दिखाई देता है। उसको लगता है कि सारी दुनिया ऐसी ही है ना, सब कुछ हरा भरा है। लेकिन जब सच्चाई का ज्ञान होता है उसको, जब बारिश नहीं होती, जब गर्मियों का टाइम आता है ना, तो सब कुछ देखता है यार ये क्या हो गया, तो उसको लाइफ का एक और पहलू भी पता लगता है ना। और पता है, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। एक बच्चा जब 10th से 11th में आता है ना, जब वो 10वीं क्लास पास करके 11th में आता है, तो उसको लगता है अब अभी तो मेरे हंसने खेलने के दिन है। ऑब्वियस है, मैंने ये नहीं कहता हूं कि नहीं है, लेकिन साथ साथ ना उसको बहुत कम चीजों का पता होता है ना, क्योंकि उसकी मेंटालिटी अभी भी थोड़ी सी बच्चे वाली होती है, उसकी सोच थोड़ी सी बच्चे वाली होती है, वो मेच्योर नहीं होता, है ना। और 10th क्लास में क्या होता है ना, टीचर्स के पास पढ़ाने के लिए कम होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा, आपकी जो पूरी 10th क्लास का कंटेंट था, पूरी 10th क्लास बोल रहा हूं मैं, उससे ज्यादा कंटेंट एक अकेले स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में था। मानते हो ना इस बात को भाई? बोलो ना यार, इस बात को मानते हो ना? पूरी 10th क्लास की केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, पूरे सारे केमिस्ट्री नहीं, पूरी 10th क्लास की केमिस्ट्री, उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट एक अकेले 11th क्लास के टॉपिक में थे, एक चैप्टर में थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थे कि नहीं थे? मानते हो ना? अब वहां पर क्या होता था ना, कि जो टीचर थे 10th क्लास में, वहां पर इंगेज करके ज्यादा रखना पड़ता है ना, कि बच्चा इधर उधर ना भाग जाए कहीं। छोटा बच्चा होता है, आप भी छोटे ही थे, है ना। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ज्यादा बड़ा हो गया हूं, लेकिन हुए नहीं हो इतने बड़े, है ना। तो जब छोटा बच्चा होता है तो उसको टीचर थोड़ा बांध के रखने की कोशिश करता है, थोड़ी कहानियां सुनाता है, बीच में चुटकुले सुनाता है, जोक सुनाता है, जिससे कि बच्चा एकदम इंगेज रहे। क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत कम चीज है, पढ़ाने के लिए कम है और टाइम बहुत ज्यादा है, तो टीचर बहुत सारे अलग अलग तरीके से इंगेज कर सकता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर कक्षा, जो आपकी कक्षा 10th है, जो 11th क्लास है, उसमें केमिस्ट्री के 16 चैप्टर हैं, 15-16 चैप्टर हैं भैया। पूरे केमिस्ट्री के 15-16 चैप्टर खत्म करने हैं हमें पूरे साल भर में। क्लास 10th में केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हुआ करते थे, उसमें से भी कुछ चैप्टर हटा दिए थे लास्ट ईयर। तो वहां पर तो 5 चैप्टर पढ़ाने हैं और 16 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, और वहां का 5 चैप्टर यहां के एक चैप्टर से भी कम वेटेज रखता है। तो मतलब अब समझ जाओ, है ना। अब वो कहानियों वाली जो बातें हैं वो थोड़ी कम हो जाती है जब आप 11th क्लास में आते हो। और बच्चे के लिए थोड़ा सा ना ये कर पाना कि यार सर हमें तो 10th में बहुत सारी चीजें सुनते थे, ऐसे टीचर बहुत सारी चीजें सुनाता था, हमारे तो मस्त एकदम मजा आता था। अरे मजा आता था क्योंकि टाइम था भाई, यहाँ सिलेबस इतना ज्यादा है। अगर मैं मजे मजे में सिलेबस डिले कर दूंगा ना, तो तुम मुझे लास्ट में गाली दोगे कि साला साला मास्टर बातें बातें मारता था भाई, पढ़ाता कम था, बातें ज्यादा करता था, है ना। फिर लास्ट में तुम्हें सच्चाई का ज्ञान होगा जब तुम्हारा एग्जाम आने वाला होगा, अरे बोले अभी तो सिलेबस इतना सारा बचा है, ये कब होगा सिलेबस? फिर तुम वो बातें याद करोगे, है ना, कि यार बातें ज्यादा हो गई, काम की बात कम हुई, है ना, है ना, है ना, है ना। होगा कि नहीं होगा? तो भैया थोड़ा अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा डाउन रखो, ये सोच के चलो कि जो क्लास है उसमें कंटेंट ज्यादा आएगा, है ना, कंटेंट ज्यादा आएगा, है ना। ये थोड़ी सी, है ना, सेट कर लो अपने दिमाग में। यस यस, पक्का सोच लो एक बार। यस, चलो फिर आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इन सारी चीजों से घबराना नहीं है यार, कि 11th क्लास में इतनी सारी चीजें पढ़नी है, ये चीजें पढ़नी है, सब समझ में आ जाएगा ना। धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो सब समझ में आएगा भाई। मोल कॉन्सेप्ट पहले आए थे ना, मोल कॉन्सेप्ट में मोल निकालने में जान चली जाती थी कक्षा 9th में। कोई कह देता ना मोल, मोल से दुनिया भागती है भाई, है ना, पसीना आ जाता है, इंसान स्कूल नहीं जाता, अगले दिन बोले मोल पढ़ाएंगे।
लेकिन यहां पर आए आप 11th क्लास में, मोल पढ़ा आप लोगों ने जोरदार, स्टोइशियोमेट्री पढ़ी आपने, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी, क्या क्या नहीं पढ़ा आपने, बहुत सारी चीजें पढ़ी। तो थोड़ा सा मतलब है ना, चीजें टाइम के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। लेकिन इंसान कई बार ऐसा होता है ना, उसको लगता है कि यार ये मोल आ गया, अगला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इतना बड़ा चैप्टर आ गया, कैसे करें सर, और आगे पता नहीं क्या क्या आएगा। हिम्मत नहीं यार ना, करते रहो, सब कुछ हो जाएगा। यस, चलो जी आगे चलते हैं फिर। और एक और भाई साहब के बारे में बात करते हैं, एकदम देखो बहुत ही हैंडसम बंदा दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पर, है ना। इनका नाम है मोजले। क्या नाम है? मोजले, हेनरी मोजले इनका नाम था। क्या नाम था? हेनरी मोजले। इन्होंने एक लॉ डिजाइन किया था जिसको मोजलेस पीरियोडिक लॉ बोला जाता है। आपका अगला टॉपिक है, फटाफट से ये वाला टॉपिक लिखो, आगे चलते हैं। यस 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 यस, मोल टफ था। हाँ लगता है यार 11th क्लास में मोल टफ लगता है ना, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कोई, मुझे भी टफ लगता था बहुत, लो बहुत बहुत, है ना, मुझे बहुत टफ लगता था। लेकिन अब क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, सिलेबस में है भाई तो पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसी क्या बात है। देखो इन्होंने क्या किया, सुनना सुनना सुनना, इन्होंने क्या किया, एक मेटल लिया। अच्छा आप लोगों ने एनोड कैथोड के नाम तो सुने हुए हैं ना, एनोड एंड कैथोड, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स जिनको एनोड और कैथोड कहते हैं। इसने क्या किया, एक मेटल लिया, है ना, एक मेटल लिया, और ये जो मेटल है, इस मेटल के ऊपर, ये क्या है बेटा, एक मेटल है, मान लेते हैं, मेटल मतलब एक एलिमेंट है ना यार, सिंपल सी बात, जैसे मान लो कॉपर है, जैसे मान लो एजी है, जैसे आयरन है। यस, अच्छा मान लेते हैं इस मेटल का जो एटॉमिक नंबर था वो था जेड। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। इधर से इसने क्या किया, इधर से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डाले, बहुत भयंकर स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर से, बहुत ही भयंकर स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ये इस मेटल की सरफेस को आके हिट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत भयंकर स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इस मेटल को आके हिट कर रहे हैं। इस मेटल को फील होगा जैसे कि इलेक्ट्रॉन की इस पे बमबारी हो रही है, बमबार्ड लिखा है ना, कहीं पर लिखा होगा शायद, है ना, कहीं पर लिखा होगा, हाँ ये देखो बमबार्डमेंट। ये बमबार्डमेंट इसलिए लग रहा है भाई, बॉम्ब गिरता है तो एकदम तहलका सा मचा देता है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी से गिरता है, और वही सेम चीज हो रही है, एक बहुत हाई वेलोसिटी से इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और यहां पर एक मेटल है, इस मेटल को ये इलेक्ट्रॉन आके हिट करता है। एक कमाल हो जाता है। ये मेटल की सरफेस क्या करती है, यहां से कुछ रेज प्रोड्यूस करती हैं, इनको बोला जाता है एक्स रेज। क्या बोला जाता है इसको? एक्स रेज बोला जाता है। यस 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 यस। अब ये जो एक्सरेज है, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि जो एक्सरेज होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। अबे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है भाई? अरे सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है ना, ऐसा पढ़ा है ना आप लोगों ने? यस, कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को हिट करवाओगे किसी भी मेटल की सरफेस से, किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को हिट करवाओगे तो यहां से रेज प्रोड्यूस होती हैं जिनको बोला जाता है एक्स रेज। और ये जो एक्स रेज है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है तो जो एक्स रेज होगी इनकी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी भी रही होगी। ए भाई बोलो ना यार, इनकी क्या रही होगी? अपनी फ्रीक्वेंसी भी रही होगी। यस, सुना सुना लग रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इनकी क्या रही होगी? एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी। अब ये जो मोजले भाई साहब थे, पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहां पर मेटल चेंज किया। मेटल चेंज करने का मतलब जेड चेंज हो जाएगा। इसने एक बहुत ही जबरदस्त चीज नोटिस करी कि जैसे ही उसने एटॉमिक नंबर चेंज किया, जेड क्या बता रहा है, जैसे ही उसने एटॉमिक नंबर चेंज किया उसने देखा कि ये जो एक्सरे है इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। इसको बहुत कमाल की चीज लिखी। इसने फिर से जो मेटल था उसका एटॉमिक नंबर चेंज किया, फिर उसने देखा कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। बहुत कमाल। यस, तो यहां से मोजले ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि यार जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी किसके साथ चेंज हो रही है? एटॉमिक नंबर के साथ चेंज हो रही है। तो मतलब उसने ये सोचा कि यार इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं कर रही, एटॉमिक नंबर पे ज्यादा डिपेंड कर रही है, क्योंकि जब मैं एटॉमिक नंबर चेंज कर रहा हूं तो ये एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। क्या मेरी बात समझे क्या यार तुम? हाँ जी, क्या तुम मेरी बात समझे क्या? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है। अरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, कोई लिख रहा है मैं देख रहा हूं पीई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा होता है क्या? अबे तुम लोग नाम डुबाओगे सर का। मैं अभी बात करता हूं शिवम सर से, उनको बोलता हूं भाई एक डोज देनी पड़ेगी इन बच्चों को।
कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अबे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? उल्टा होता है इसका। अबे इसका जस्ट उल्टा होता है। यहां से रेडिएशन आती है, यहां से लाइट आती है, मान लो यहां से लाइट आती है और वो लाइट मेटल की सरफेस को हिट करती है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना। यहां उल्टा हो रहा है भाई, यहां इलेक्ट्रॉन हिट कर रहा है, रेज निकल रही है, यहां लाइट हिट करती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उल्टा है दादा भाई लोगों। हेलो हेलो हेलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है। यस, हाँ उल्टा है। बहुत बढ़िया, जान निकाल दी तुमने ये चीज समझाने में मेरी, है ना। यस यस यस, अरे बोलो बोलो, समझ में आई क्या बात? यस यस, ओके ओके ओके। देखो ये जो एक्सरेज है ना, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे आप कहां? फिजिक्स में पढ़ोगे इनके बारे में ना भाई। इसके बारे में ना आप लोग और फिजिक्स में पढ़ लोगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा वहां पर ना। आप इतना ही ध्यान रखो। अब भाई हमारे केमिस्ट्री में क्या है ना, हमें केमिस्ट्री में इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन आया, इधर से इसको हिट किया, यहां से क्या बाहर निकली? एक्सरे बाहर निकली। एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसने ये कहा, देखो एक बहुत ही बढ़िया चीज लिखी हुई है, ये वाली लाइन तो तुम्हें समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। इसने कहा मोजले स्टडीड, क्या स्टडी करी उसने? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज। ये जो फ्रीक्वेंसी है एक्सरेज की उसको स्टडी किया कैसे? बाई बोम्बार्डमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए मेटल टारगेट। ये जो मेटल है इसको टारगेट बोला गया है, यहां से इलेक्ट्रॉन की एक बीम आ रही है, उसको हिट कर रहा है, यहां से एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है। तो इन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को उसने डिटेक्ट किया, उस पर उसने काम करना स्टार्ट किया और उसने एक बहुत ही शानदार चीज ऑब्जर्व करी। इसका यह कहना था कि जो स्क्वायर रूट होता है फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट मतलब ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं क्या? इसने कहा कि ये जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी हाँ, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल के। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बदलेगा वैसे वैसे एक्सरे की फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस यस यस। सर आपको डाउट देखना आता? नहीं, ये काम मुझे नहीं आता। ना 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 ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कहा उसने? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, है ना। क्या कहा उसने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। एग्जैक्ट रिलेशन जो होता है ना, एग्जैक्ट जो रिलेशन होता है ना, अभी मैं आपको लिखवाने वाला हूं, है ना। एग्जैक्ट जो रिलेशन होता है ना, मैं आपको लिखवाने वाला हूं। एक बार के लिए ये वाली चीज नोटिस करो। नोटिस क्या? नोट करो बे, हाँ नोट करो इसको। एक बार के लिए ये वाली चीज नोट करो, देखें फिर हम लोग आगे चलते हैं बेटा, फिर हम लोग आगे चलेंगे बेटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ नोट करो बेटा, डन लिख देना अगर हो जाए तो, बेटा डन लिख देना अगर हो जाए तो। यस यस यस, हाँ यस यस यस, नोट कर लिया? पक्का सबने नोट किया? बहुत आसान चीज है ये तो, है ना। ये डायग्राम जरूर बना लेना, इसको जरूर बना लेना भाई, नहीं तो बाद में देखोगे कहां से एक्सरेज कहां से आई, इलेक्ट्रॉन कहां हिट कर रहा था, है ना। समझ नहीं आएगा कुछ, है ना, कुछ समझ नहीं आएगा बेटा। तो देखो जो एग्जैक्ट रिलेशन होता है ना, जो एग्जैक्ट रिलेशन होता है मैं आपके सामने लिख देता हूं। उसने जो एग्जैक्ट रिलेशन डिजाइन किया था वो था कि जो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी। अब यहां पर आप बोलोगे सर जेड क्या है? तो भैया जेड मैं आपको बता चुका हूं, एटॉमिक नंबर है। जेड क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर है ऑफ मेटल, जो आपने मेटल लिया है उसका एटॉमिक नंबर है। सर बी क्या है? बी है एक कांस्टेंट। सर इस कांस्टेंट की वैल्यू भी हो सकती है क्या? कुछ बिल्कुल हो सकती है। क्या हमें याद रखनी है? नहीं। यस अच्छा, एक चीज और देखो, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या मैं कांस्टेंट यूज करूंगा?
अरे आप लोगों ने पढ़ा है ना ये चीज। जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे सर एक कांस्टेंट यूज करोगे, वो कांस्टेंट होगा ए, तो फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। सर ये ए क्या है, ए क्या है सर, ये ए भी एक तरह का कांस्टेंट है। क्या हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है? नहीं याद रखनी है। यस, नहीं याद रखनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और देखो, मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ म्यू, ऐसे लिख दूं क्या, ए जेड माइनस ए बी। ए भाई बोलना यार, ऐसे लिख दूं क्या? अच्छा, अब एक चीज और देख, मैं ना एक ग्राफ बनाना चाहता हूं। क्या आप लोगों ने ग्राफ बनाया है क्या? बेसिक आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ा होगा ना ग्राफ, मैथ्स है जी। आप लोगों को वो लाइन वाइन का पता है क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने? अरे वो आप ना कंफ्यूज मत हो, देखो कंफ्यूज मत हो, आप इसको ऐसे लिख लो, इसको आप ऐसे लिख लो z माइनस बी, ऐसे लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना भाई। अंडर रूट ऑफ म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z माइनस बी, इस तरह से लिख लो। है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही ना यार, ये वाला एग्जैक्ट रिलेशन नहीं था, ये वाला एग्जैक्ट रिलेशन था। तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, ताकि दो जगह पे दो अलग अलग चीज ना लिखी हुई हो, है ना। ऐसे लिख लो, चलो ठीक है। यस, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी, बनाया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। देखो अब देखो, मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या, अच्छा पूछने से दो लाइन याद आ गई, लेकिन वो लाइन बड़ी बड़ी भारी सी लाइन है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। वो मैंने उनको भी सुनाई थी, क्या बोलते हैं तुम्हारे बड़े भाई जो है ना, वो मतलब वो लक्ष्य वाले, उनको भी सुनाई थी मैंने, उनको भी नहीं समझ आई थी। सुनाऊं क्या, सुनाऊं क्या? तो क्या है, दो लाइन, एक बंदा कहता है कि पूछ ले अगर वो मुझसे कि क्या गम है, सुनियो ढंग से, हाँ बहुत काम की चीज है, इससे भी ज्यादा खतरनाक है वो, तुम्हें समझ नहीं आएगी, फिर भी मैं कोशिश करता हूं समझाने की। कहता है कि पूछ ले अगर वो मुझसे कि क्या गम है, तो क्या गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। वाह वाह, नहीं समझ आई तुम्हें, मुझे पता है, मुझे पता है, समझ ही नहीं आई तुम्हें, है आई क्या? ना 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 ना, ये सुन चुके हो? ओ बताओ, अब नहीं तो कहां से लेके आऊं मैं अब मैं भाई केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, शायरी तो घर पे बैठ के लिखता नहीं, तो मैं भी वही सुनाता हूं जो कहीं से मैंने सुन रखी है, दिखती सी बात है यार, है ना। अब नहीं तो कहां से लेके आऊं यार, अब आगे आगे पक्का पक्का। मतलब दुख किसी बात का है उस बंदे को, वो कहता है कि यार यही तो दुख है कि कोई पूछ नहीं रहा कि किस बात का गम है, और अगर वो पूछ ले कि किस बात का गम है, तो साला फिर गम ही किस बात का है। दिक्कत तो यही है कि कोई पूछ नहीं रहा, और कोई पूछ रहा है तो उससे मैं नहीं चाहता कि वो मेरे से पूछे, मैं तो कोई और के लिए चाहता हूं कि वो मेरे से पूछे। होता है ऐसे लाइफ में। और तुम लोगों ने तो एक ऐसी स्ट्रीम चीज चूज करी है, जेई, है ना, नॉन मेडिकल, जहां पर इस बात की प्रोबेबिलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाती है ना, क्योंकि ये जो रेशियो है बहुत कम होता है, कंपटीशन बहुत हाई है इधर, बहुत जबरदस्त है ना। तो ये पूछने वाला लफड़ा रहेगा इधर तुम्हारे साथ भी, है ना। हाँ आ जाओ आ जाओ। तो इधर इधर एक ग्राफ ड्रॉ करना आपको, इधर एक ग्राफ ड्रॉ करना आपको, और वो ग्राफ किस किस के बीच बनाना है, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर जेड के बीच बनाना है, ठीक है ना। ए भाई, अब वापस पढ़ाई की बात, पढ़ाई की बात, वापस आ जाओ। एक तो दिक्कत यही होती है ना, तुम कहीं और चले जाते हो, है ना, कहीं और चले जाते हो, फिर वहां से तुम्हें वापस लाना मुश्किल होता है ना, है ना, है ना, है ना। हाँ आओ आओ, एक चीज और देखो, आपका जो अंडर रूट न्यू है बेटा, ये जो अंडर रूट फ्रीक्वेंसी कौन सी एक्सिस पे है सर, ये वाई एक्सिस पे है, ठीक है। हम लोग एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, हम लोग क्या करना चाहते हैं, रिलेशन, अरे मतलब ये वाला रिलेशन बनाना है, कोई और रिलेशन की बात मत समझना तुम, हाँ अभी रिलेशन से दूर रहो, अभी सिर्फ तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के रिलेशंस की बात करो, है ना, ठीक है। आओ सर, ये जो z है ना सर, ये z है एक्स एक्सिस पे, देखो ये रहा z सर एक्स एक्सिस पे। सर a जो है वो कांस्टेंट है, इसको मैं c लिख देता हूं, नहीं m लिख देते हैं, और सर a इंटू बी, इसका मल्टीप्लीकेशन ये भी एक कांस्टेंट होगा सर, इसको c लिख देते हैं। सर ये जो ग्राफ बनेगा ना, सर जो ग्राफ बनेगा ना आपका, वो होगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ये जो ग्राफ बनेगा ना वो किसका होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। सर ये जो c होता है इसको दुनिया इंटरसेप्ट के नाम से जानती है, सर ये जो m है इसको दुनिया स्लोप के नाम से जानती है। अबे तुम भी इसी नाम से जानते हो, यस
इसको किस नाम से जानते हैं हम? इंटरसेप्ट। और ये क्या हो गया? स्लोप। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ कैसे होता है? सर इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, और सर इसका जो इंटरसेप्ट होगा, सर इसका जो इंटरसेप्ट होगा, ये सर इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। इसी वजह से मैंने तुमसे पूछा था, क्या तुम लोगों ने ये ग्राफ पढ़ रखे हैं क्या? ये देखो, ये है इंटरसेप्ट और ये है थीटा। टेन थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। पढ़ा आप लोगों ने? इतना आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो सर टेन थीटा जो है यहां पर स्लोप किसके बराबर है? सर a के बराबर है। और सर जो इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर है? ab के बराबर है। क्या आपको याद रहेगा? यस यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या ये समझ में आया क्या तुम्हें? नहीं समझ में आया? क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? नहीं समझ में आया? अबे तुमने कहा क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स सी तुमने पढ़ रखा है। अभी तुम तो खुद बोले कि हमने पढ़ रखा है सर, और अब फैल गए अभी इतनी सी बात में। है देखो, वापस आओ वापस आओ, वापस समझाते हैं भाई, ऐसी क्या बात होगी। देखो, ये आपका जो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना दादा, ये वाई एक्सिस पे है ना। देख, ये देख वाई एक्सिस पे है ना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस पे, ठीक है। और आपका जो जेड है ना एटॉमिक नंबर, क्या ये एक्स एक्सिस पे है? बिल्कुल एक्स एक्सिस पे। तो मैंने जो जेड है ना इसको लिख दिया एक्स, जो आपकी अंडर रूट न्यू है ना उसको लिख दिया वाई। ए और बी क्या है? कॉन्स्टेंट। अगर a और b कांस्टेंट है तो a और b का जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी कांस्टेंट होगा, मानते हो? तो जो कांस्टेंट है उसको मैंने c से रिप्रेजेंट कर दिया। इससे c से रिप्रेजेंट कर दिया। यस, तो a इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन हो गया c। अब ये जो a बचा उसको मैंने लिख दिया m। तो सर ये रिलेशन बन गया है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। बेटा इंटरसेप्ट है नेगेटिव, नेगेटिव इंटरसेप्ट ये रहा, देखो दिस इज योर इंटरसेप्ट, इसको बोला जाता है इंटरसेप्ट। क्या ये नेगेटिव दिख रहा है आप लोगों को? सर बिल्कुल दिख रहा है। ये देखो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से नीचे है, वाई एक्सिस से नीचे है, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव है। ये है नेगेटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव। यस, ये है पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट का ग्राफ ऐसे ही होता है। ये मैथ्स का काम है भाई, मैं तुम्हें समझा रहा हूं बस। हाँ ए भाई, मैं यार ऐसी कैसी बात कर रहे हो? मतलब एक तो समझा रहा हूं, और देखो अगर तुम ऐसे ही फेंक रहे थे कि तुमने पढ़ रखा है, तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा है ना। ये देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे बनता है? सर इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव और सर स्लोप भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसे बनता है। दिस इज योर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझे मुन्ना? ए भाई समझ गए क्या? और देखो मैं आपको और बता देता हूं, हालांकि ये वाले ग्राफ तुम्हारे काम आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में खूब। अगर मान लो ग्राफ ऐसा हो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, सर इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव है, सर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। हाँ भाई ये ग्राफ होते हैं ऐसे भाई, ये ऐसे होते हैं ग्राफ। और ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए आप तरुण खंडेलवाल सर से विचार विमर्श कर सकते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है। यस, है ना। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, गलती होगी मेरे से। ये वाली चीज मैंने तुम्हारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए समझा दी है ना। ये बेटा इंटरसेप्ट देख लो पॉजिटिव है, और स्लोप देख लो नेगेटिव है। टेन थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा, स्लोप नेगेटिव, ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यहां पर भी इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। यस, है ना। तो हाँ 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 हाँ, तो तुम ये अगर पढ़ा बहुत बढ़िया बात है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैंने ये रिलेशन बताया है, जिस दिन तुम पढ़ लोगे फिजिक्स में ये उसके बाद पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने पूरी मेरी तरफ से 100% कोशिश करी है कि तुम्हें समझ में आए, पढ़ा है ना। अभी तुम मजे ले रहे हो क्या मेरे? है भाई, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है तुम मजे ले रहे हो ऐसे कि सर नहीं समझ आ रहा? मतलब ये इसमें तो कुछ था ही नहीं यार। अब इसमें था ही नहीं, क्या समझाओ? इंटरसेप्ट का वैल्यू अगर इससे नीचे चला जाए इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है, अगर स्लोप ये जो थीटा की वैल्यू 90 से कम हो तो स्लोप पॉजिटिव होता है। अब बताओ, अब ये भी चीज में बढ़ाऊं, मतलब हद है, मतलब है दादा, मतलब क्या बात कर रहे हो भाई? आओ फिर आगे आओ। यहां से आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यहां से क्या आया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के पीछे किसका हाथ था? मोजले का हाथ था। इसने खूब मौज ली, किस किस के लिए, किस किस के साथ? इसने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के साथ खूब मौज करी। इसने कहा फ्रीक्वेंसी जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, और यहीं से उसने बोला कि यार इसका मतलब ये है कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। और यहां से उसने एक लॉ डिजाइन कर दिया जिसको आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हो, जिस लॉ के बेसिस पे हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी। और वो लॉ क्या कहता है? वो लॉ कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स,
प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या होती हैं? आर ए पीरियोडिक फंक्शन, आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, आप चाहो तो मेरे साथ साथ लिख सकते हो, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर्स। यस 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 यस, है ना? समझ में आई मेरी बात? व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? हाँ जी, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है सर? ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आप को रिपीट करता है, जो अपने आप को रिपीट करे, है ना? अपने आप को रिपीट करे, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है ना? जो अपने आप को रिपीट करे, है ना? तो जब लिखा है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब जब आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, जब एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होने लगेगी? रिपीट होने लगेगी। जब आप एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होती जाएगी। इसको बोला जाता है पीरियोडिक फंक्शन। यस, उसको क्या बोला जाएगा? पीरियोडिक फंक्शन। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? यस 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 यस, क्या आप लोगों ने नोट किया? फिर उसके बाद आगे चलेंगे भाई, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अगर डन लिख दोगे फिर आगे चलेंगे। क्या ये चीज समझ में आई? और ये चीज डिजाइन करने में किसका हाथ था? मोजले का हाथ था। मोजले ने एक्सपेरिमेंट किया था, वहां से ये चीज पता लगी थी। ठीक है, क्लियर? डन डन डन, क्या बात है, क्या बात है, डन। कॉमन डाउट देखिएगा क्या? आज तो ऐसी क्लास में कोई डाउट आना नहीं चाहिए था यार, है ना? कोई डाउट आना नहीं चाहिए था। लो 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 लो, हाँ ये डाउट आ गया। ये बहुत भयंकर डाउट है, बहुत जबरदस्त डाउट है। देखो देखो, जब बच्चा 10th से 11th में आता है तो ऐसे वो बहुत सारी रंग बिरंगी किताबें खरीद लेता है, लाल पीली काली हरी। कोई ये बोलता है ये ले लो, कोई ये बोलता है ये ले लो। और वही क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने, आदित्य यादव है, और उनका साथ दिया है बहुत सारे लोगों ने। इनका कहना है कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक बता दीजिए, हम सब वही फॉलो करेंगे। कोई बुक नहीं करनी भाई, कोई बुक नहीं करनी। कब तक नहीं करनी? जब तक मैं बताता हूं, मैं बताता हूं बुक कब करनी है। किसी भी बच्चे को बुक तब करनी होती है जब वो क्या करे, वो सबसे पहले नोट्स अच्छे से पढ़ ले। उसने नोट्स बढ़िया ढंग से कर लिया, फिर उसके बाद उसने डीपीपीज बहुत बढ़िया ढंग से कर ली, फिर उसके बाद उसने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर उसके बाद उसने पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद उसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पीवाईक्यूज। अगर ये सारी चीज जिस दिन तुम कर लो ना, उसके बाद मेरे से बुक के बारे में पूछना, तब उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये बुक आपको कौन सी करनी है। यस, तो इस बात को याद रखें, बुक वगैरह आपको अभी सॉल्व नहीं करनी है। आपके पास ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो पहले से है। नोट्स हम लोग आपको क्लास में लिखवा रहे हैं, डीपीपीज आपको हम लोग देते हैं, एनसीईआरटी आप लोगों के पास है, मॉड्यूल आप लोगों के पास है, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज। ये सारी चीज अगर जिस दिन हो जाए ना, फिर उसके बाद बुक खोलना। उससे पहले अगर खोलने की कोशिश करी ना, तो मैं बता रहा हूं सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यस, मैं बता रहा हूं सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बुक नहीं करनी है अभी, ये सारी चीज करने की आदत डालो। पहले इसमें कोई बैकलॉग मत होने दो, फिर उसके बाद बुक करो। ठीक है, तो अगर ये बात मानते हो मेरी तो मान लेना, बाकी तुम्हारी है। सर आप क्लास में लिखा करो ना। अरे यार ये थ्योरी वाला पोर्शन चल रहा है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, आगे लिखेंगे हम लोग, क्लास में लिखेंगे। ये थ्योरी चल रही है ना, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको एक बार थोड़ा 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 लिखा हुआ है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। जब ये थ्योरी वाला पोर्शन, ये हिस्ट्री वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं ही लिखवाऊंगा। चिंता मत करो भाई, तुमने जो पैसे दिए उसका पूरा हिसाब दूंगा मैं, है ना? ऐसे नहीं बोले कुछ तो सर इधर इधर स्लाइड पे लिखा, वो सब कुछ होगा। अभी थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन चल रहा है ना, इधर मैं ऐसा कर रहा हूं। यस सर, मेटलॉइड की क्या टेंडेंसी होती है, एक बच्चे का डाउट आया है। यस, मेटलॉइड बेटा, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के लगभग सिमिलर होती हैं, है ना? दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं ये मेटलॉइड। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेटलॉइड्स क्या क्या होते हैं। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स आएगा ना हमारा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल के सिमिलर शो करता है, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल के सिमिलर शो करता है। मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टी होती है मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है। ठीक है ना? हाँ, फिर देखो हिमांशु, एक तो ना टीचर को इतना समझाते हैं ना बच्चे,
हाँ चलो कोई बात नहीं, हम भी ज्ञान ले लेते हैं, क्या कह रहे हैं सर, एवरीथिंग गुड बट टू वे कम्युनिकेशन किया करो, लाइक कॉमन डाउट्स एंड पोल सब किया कीजिए सर, इससे क्लास में ज्यादा लाइव में, नहीं तो रिकॉर्डिंग जैसा लगता है, बाकी सब समझ आ रहा है। बस बेटा एक्सपेक्टेशन कम रखो, मैं आपसे फिर कह देता हूं, क्लास में आए हो, क्लास में आओ पढ़ने की टेंडेंसी से, इस टेंडेंसी से मत आओ कि आपको क्लास में कोई टीचर आएगा और एंटरटेन करेगा, नहीं, है ना। हम लोग कोशिश करते हैं क्लास को पूरा इंटरेक्टिव बनाने की। अभी पोर्शन ऐसा चल रहा है, अभी वाला पोर्शन ऐसा था कि जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो सकते थे, पोल्स नहीं हो सकते थे, इसलिए हम लोगों ने क्लास में नहीं किया, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में खूब सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, खूब सारे क्वेश्चंस आएंगे, चिंता मत करो। थोड़ा भाई मुझे अपने ज्ञान की बारिश करने दो, आज मेरी सेकंड क्लास है, सारा तुम इतना सारा मुझे ज्ञान दे दोगे हैं दादा, मुझे अपने आप को थोड़ा टाइम तो दो। पहली क्लास 40 मिनट हम लोगों ने बात करी केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, सेकंड क्लास में तुम कह रहे हो सर पोल नहीं करवा रहे हो आप, तो इल्जाम लगा रहे हो भाई, मतलब हद है। मतलब पोल से डिसाइड कौन गुड स्टूडेंट है और कौन बैड, क्योंकि पोल में सिर्फ तुक्के वाले बच्चे, ठीक है भाई मान ली। सर फिजिकल का थोड़ा बैकलॉग है तो इनऑर्गेनिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बट आप फिजिकल में अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई हेट द र्यूमर दैट एसएम सर डजंट टीच केमिस्ट्री। सर फिजिकल केमिस्ट्री में बैकलॉग है बेटा, जल्दी से जल्दी कंपेयर, इसको खत्म करो। सर प्लीज से हाउ टू गेट एक्सेस इनटू अर्जुन, भाई इसका मुझे नहीं पता, इसका मुझे नहीं पता। जस्ट इज नॉट डिलीवर्ड फॉर अर्जुना 1.0, क्या हो गया भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हो। सर हाउ टू रीड एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक, देखो एनसीईआरटी आप इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ो, जो जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं ना, घर जाके उतना सा पोर्शन आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, साथ साथ हो जाएगी, और जब चैप्टर खत्म हो जाए ना तो फिर उसके बाद एनसीईआरटी आप एक साथ देख सकते हो। यस सर प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए नोट बनाने के लिए, बिकॉज उसके पहले आप समझाते हो तो समझते हैं। सर मैं फिजिकल केमिस्ट्री बहुत कम, सर एवरीथिंग गुड बट टू वे कम्युनिकेशन किया करो। अच्छा ये तो वापस आ गया, वाह। सर विच मेटल इज यूज बाय मोजले, बेटा मोजले ने डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स यूज किए थे, जनरली उसने हैवी मेटल्स यूज किए थे, है ना, हैवी मेटल्स यूज किए थे, कौन सा एग्जैक्ट मेटल था आपको ध्यान नहीं रखना है। सर ये सब पीरियोडिक टेबल रॉन्ग है तो इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, पीरियोडिक कोई चीज रॉन्ग है वो कैसे पता लगती है, जब ये पता लगता है कि ये सही है ना। कोई चीज गलत है ये कैसे पता लगेगा, जब आपको ये पता लगे कि सही क्या है। तो पहले गलत आया बेटा, फिर गलत से हम लोगों ने सीखा कि सही क्या है ना। तो हमें उनका जो योगदान है उसको भुलाना नहीं है ना, उसको भी सीखना पड़ेगा कि सबसे इनिशियली जो इस बंदे ने कुछ कहा वो क्या गलत था, उसमें हमने नई चीज क्या ऐड करी है, और आगे आने वाले में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो और अच्छी बनाई जा सकती थी, है ना, तभी तो समझ में आएगा ना कि कहां पे गलती हुई थी। और वैसे किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जेईई के सिलेबस में, अगर नहीं होता ना हम नहीं पढ़ते, पहाड़ में जाए फिर ये, है ना, लेकिन हमारे सिलेबस में इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए फिर आगे चलते हैं, आइए फिर आगे चलते हैं, और हम लोग बात करते हैं किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ये जो फोटो लगी है ना, ये थोड़ी सी गलत फोटो लग गई है यहाँ, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनका क्या काम है। हाँ माना इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन करने में अपना योगदान दिया था, इनका आइडिया यहीं से आया था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो नील्स बोर ने डिजाइन करी थी, तो इन भाई साहब की आप शक्ल यहां से हटा सकते हो, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं, लिख लिया था हम लोगों ने, यस। तो आप हेडिंग लिखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फटाफट से बताओ, देखें फटाफट से बताओ, जो जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता जाऊं, जल्दी बोलो। जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आप लोगों ने देखी है तो उसमें कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं, जल्दी बताइए। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कितने वर्टिकल कॉलम्स है, कौन बताएगा सबसे पहले। हाँ जी हाँ जी, बेइज्जती, अरे बेइज्जती नहीं है भाई, वो गलत फोटो लग जाती है ना, गलत जगह पे दिक्कत हो जाती है ना यार, है भाई। कितने थे, कितने कितने कितने, 18 18, वेरी गुड 18, जिनकी नंबरिंग की गई है 1 से लेकर 18 तक, ठीक है। कितनी हॉरिजॉन्टल रोज है, सर 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है, ठीक है ना, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो आइए फिर हम लोग एक बार के लिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको मोटा मोटा देख लेते हैं, है ना। अभी क्या लिखा है, अगर आपको ढंग से भी नहीं दिखाई दे रहा तो घबराना मत, ये टेबल सिर्फ मैं इसलिए दिखवा रहा हूं
मैं टेबल सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये पता लग सके कि हाँ सर वास्तव में एक से लेके, देखो ये ग्रुप लिखा हुआ है, एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, देखो 1 से लेके 18 तक क्या लगे हुए हैं, ग्रुप्स लगे हुए हैं। दिख रहा है आपको, 1 से लेके 18 तक ये रहे ग्रुप्स। और अगर आप रोज की बात करोगे बेटा तो रोज कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोज हैं जिनको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, और 18 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं विच आर नोन एज ग्रुप्स। ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पर एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज है, देखो ये जो ग्रुप 1 लिखा है ना, ग्रुप 1, इसको फर्स्ट ए भी कहा जाता है। जो ग्रुप 2 लिखा है ना, इसको सेकंड ए भी कहा जाता है। जो ग्रुप 13 लिखा है ना, इसको थर्ड ए भी कहा जाता है। ये फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए किसके अकॉर्डिंग था, किसके अकॉर्डिंग था, ये था मेंडलीव के अकॉर्डिंग। मेंडलीव ने बोला था ना फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग है ये फर्स्ट ए, ये है सेकंड ए, ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए। यस, और ये वाला था जीरो ग्रुप, किसके अकॉर्डिंग, मेंडलीव के अकॉर्डिंग। यहां से स्टार्ट होता है थर्ड बी, फोर्थ बी, 5B, 6B, 7B, और ये था 8, ग्रुप नंबर 8। ये था ग्रुप नंबर 8 जो आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था। उसमें ग्रुप 8 जो था उसमें 3-3 एलिमेंट रखे हुए थे। अगर आप लोगों को याद नहीं है ना, मैं एक बार के लिए आपको वापस ले चलता हूं मेंडलीव पे। कहां गया भाई मेंडलीव, ये रहा। ये देखो मेंडलीव में ग्रुप नंबर जो 8 था उसमें देखो 3 एलिमेंट रखे हुए, FeCONI, RURHPD, है ना, 3-3 एलिमेंट रखे हुए, 3-3 एलिमेंट ग्रुप नंबर 8 में। ग्रुप नंबर 8 को ए और बी में क्लासिफाई नहीं किया गया था, है ना, ग्रुप नंबर 8 को ए और बी में क्लासिफाई नहीं किया गया था। तो ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, ऐसे चलता है। फिर उसके बाद थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी। फिर उसके बाद आता है 8th ग्रुप जो 3 ग्रुप को ऑक्यूपाई करता है। फिर आएगा आपका फर्स्ट बी और फिर आएगा आपका सेकंड बी। ये है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यस, अरे सेकंड बी ये रहा भाई, ये रहा। फर्स्ट बी, सेकंड बी ये रहा, फर्स्ट बी, सेकंड बी ये रहा। फर्स्ट बी मतलब ग्रुप 11, सेकंड बी मतलब ग्रुप 12। ये फर्स्ट है, फर्स्ट बी, ये मॉडर्न उसके वाले हैं, मेंडलीव वाले हैं। और वैसे हम लोग 1 से लेके 18 तक लिखते हैं, 1 से लेके 18 तक। यस, 1 से लेके 18 तक। अच्छा एक चीज और बोलो, एक चीज और बताओ भाई, एक चीज और बताओ। यहां पर जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, तो 2 अलग से लाइन बनी होती है पीरियोडिक टेबल में। यस, अगर आप लोगों ने कभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को झांकने की कोशिश करी हो, कभी झांकने की कोशिश करी हो, तो ये तो मान लेते हैं आपकी पीरियोडिक टेबल है मोटी मोटी। यहां पर 2 अलग से लाइन लगी होती है, यहां पर 2 अलग से लाइन लगी होती है। हाँ जी, यस, इनमें से एक को बोला जाता है लेंथेनोइड्स। क्या बोला जाता है, लेंथेनोइड्स। क्या कहा जाता है बेटा, लेंथेनोइड्स। यस, और एक जो है उसको कहा जाता है एक्टिनोइड्स। एक को क्या कहा जाता है, एक्टिनोइड्स। क्या आप लोगों को पता है ये चीज? यस, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनको लेंथेनोइड्स, और ऊपर वाली जो सीरीज है ये लेंथेनोइड्स है, नीचे वाली जो सीरीज है वो एक्टिनोइड्स है। और हर सीरीज में कितने एलिमेंट्स होते हैं, याद रखना है, हर सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं। लेंथेनोइड्स में भी 14 एलिमेंट्स हैं और एक्टिनोइड्स में भी 14 एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट कौन कौन से हैं, कहां से लेके तक कहां है, हम लोग उसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। यस, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? देखो ये रहे 14 एलिमेंट्स, ये रहे, देखो ये रहे आपके सामने लिखे हुए 14 एलिमेंट्स। यहां से लेके यहां से गिन लो, भले 2 लाइन अलग से बनी हुई है, 2 लाइन अलग से बनी हुई है। ऊपर वाले लेंथेनोइड्स हैं, नीचे वाले एक्टिनोइड्स हैं, है ना। ऊपर वाले लेंथेनोइड्स, नीचे वाले एक्टिनोइड, दोनों में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं। यस, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, याद रहेगा, याद रहेगा। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है कि बेटा ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका रीजन आपको अगली क्लास में मिलेगा। देखो जी, ये जो आपके बेटा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं इनको क्या कहोगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट कहोगे। क्या कहोगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट। और देखो ये जो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स हैं, कहां से, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक,
ग्रुप 13 से मैं लिख देता हूं, है ना, इसको लिखना जरूरी है भाई। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक इनको क्या कहा जाता है बेटा? पी ब्लॉक के एलिमेंट। क्यों कहा जाता है इसका रीजन आपको अगली क्लास में मिलने वाला है, ठीक है। और देखिए बीच में कौन सा ग्रुप बच गया? हाँ जी हाँ जी, बीच में कौन से ग्रुप बच गए? कौन से ग्रुप बच गए? देखो, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक ये बच गए ना। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और इनका एक और नाम भी है, इनमें से इनको जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, इसका रीजन भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। यस, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और देखो, ये जो आप लोगों ने लेंथेनोइड्स पढ़े हैं, ये जो आप लोगों ने एक्टिनोइड्स पढ़े हैं, यस बेटा, जो हमने लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स के बारे में पढ़ा है ना, लेंथेनोइड्स और जो एक्टिनोइड्स के बारे में हम लोगों ने अभी बात करी, जो कि आप लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से उनको बाहर फेंक रखा है बेचारों को, है ना। ये बोल रहे होंगे भाई हमारी क्या गलती है यार, हमें बाहर क्यों कर दिया। इनको कहा जाता है बेटा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्यों कहा जाता है अगली क्लास में पढ़ेंगे। यस, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनका एक और नाम भी है, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं सर? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कह दो या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दो, बात एक ही है। यस सर, ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। ये मोटा मोटा आपको अभी के लिए ध्यान में रखना है। अच्छा, हाँ हाँ, ये नोट करना है ना यार। तो ये क्यों लिखा है मैंने? नोट करना है भाई, नोट करना है इसको, है ना, नोट करना है। अगली क्लास में हम लोग यही जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। एक बहुत ही प्यारी लाइन आपके सामने लिखी हुई, देखो, ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो, एक चीज लिखी हुई है, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होते हैं उनकी क्या खास बात होती है? सर, खास बात ये होती है कि 18 ग्रुप होते हैं। पहली चीज तो ये तो हमें पता ही है, अरे ये तो हमें पता है ना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है तुम्हारे सामने। अब तुम्हें पता भी नहीं है ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कितनी चीज इंपॉर्टेंट है। क्या लिखता है कि ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सेम आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, टाइम खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, टाइम खत्म हो गया तो हम भी खत्म कर देते हैं। ये लो ये लो ये लो ये लो। अरे भाई साहब, तुम लोगों ने बोला क्लास खत्म, ऐसी क्या बात है? एग्जाम तो तुम्हें देना है यार। हाँ, और क्या, आओ। हाँ जी बेटा, आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क है रिवीजन। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। और क्या करना है सर? और क्या करना है? और हमें डीपीपी सॉल्व करनी है। क्या करना है? हमें डीपीपी सॉल्व करनी है। यस यस यस, अगली क्लास में समझाएंगे वो, है ना। ये जो लाइन लिखी है ना, ये जो लाइन लिखी है ना, ये वाली लाइन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर विचार कीजिएगा आप लोग, है ना। अगली क्लास में समझेंगे इसको, कोई बात नहीं, टाइम हो गया। हाँ हाँ, इसको अगली क्लास में समझेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको समझाने में टाइम लग जाएगा। अब इसको टाइम लग जाएगा 5-10 मिनट, फिर तुम उतावले हो जाओगे, है ना। आग लगने लगेगी तुम्हारे शरीर में, ऊपर से नीचे तक एकदम सनसनाहट होने लगेगी, है ना। मैं समझता हूँ, हाँ, मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो तुम्हारे साथ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको अगली क्लास में समझेंगे, कोई टेंशन नहीं है ना, कोई टेंशन ही नहीं, अगली क्लास में समझेंगे बेटा। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तो चलिए फिर, चलिए क्लास को खत्म करते हैं फिर, है जी। तो देखो भाई लोगों, थोड़ी सी मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूं। सबसे पहली चीज क्या है, ये वाले जो 2 सेशंस थे हमारे, जनरली अगर यही आप लोगों का ड्रॉपर बैच होता ना, आप अभी 11th क्लास में, ड्रॉपर बैच में अगर होता ना, तो मैं जितनी हम लोगों ने 2 सेशन में पढ़ी है ना ड्रॉपर में, वो 1 क्लास में खत्म हो जाता है। लेकिन अभी आप बच्चे हो, है ना, मन के सच्चे हो, ऐसा मैं मान रहा हूं, है ना। तो इसी वजह से थोड़ा सा स्टार्टिंग जो है ना वो स्लो करिए, स्टार्टिंग स्लो करिए इस वजह से। और शुरू वाले पोर्शन में अब क्या कुछ क्वेश्चंस बनते नहीं आज सच। अब मेंडलीव ने
कुछ ठीक चीज बोली है ना। इसके बाद अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा, इसमें कुछ थोड़ी सी ठीक चीज आएगी। तो अब यहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर आपके पोल्स आने स्टार्ट होंगे। यस, ऑलराइट। तो थोड़ा सा तसल्ली रखो, है ना, थोड़ी तसल्ली रखो, सारी चीज एक साथ हजम करने की कोशिश मत करो, मैं हमेशा कहता हूं। और टीचर से आगे मत भागो, है ना, टीचर से आगे मत चलो, ना पीछे चलो ना आगे चलो। भला तभी होगा जब आप टीचर के साथ साथ चलोगे, है ना। तो मुझे भी खुशी भी बहुत होगी अगर जो चीज मैं क्लास में बोलूं तुम सिर्फ उतना करते जाओ, है ना, ज्यादा नहीं कर पाओगे। हाँ, हो सकता है तुम जोश जोश में शुरू के 2-4 दिन कुछ ज्यादा कर लो, तुम्हें लगे कि ये मंडली वंडली तो मैं पहले पढ़ चुका हूं सर। सर इतना इंफेसाइज क्यों कर रहे हैं उस पर, सॉरी। हाँ, आपको लग सकता है कि भाई लेवोजियर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टोबेनियस ट्राइड तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सर इस पे ज्यादा इंफेसाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी आपकी पहली क्लास है, पहली दूसरी क्लास है। थोड़ा मेरी बात को समझो, थोड़ा अगर आप लोग कहोगे तो आपकी बात मुझे समझ में आएगी। एक कम्युनिकेशन बैठता है शुरू में, अगर मैं पहली क्लास में आते खट से कहानी को गियर शिफ्ट कर दूं ना 5वें में, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो मैं चाहता हूं कि अपना कम्युनिकेशन अच्छा रहे और मेरी बात आपको समझ में आए। और वो कब समझ में आएगी? जब इनिशियली हम लोग चीजों को धीरे लेके चलेंगे, है ना। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप ख्याल रखें। बाकी सब बढ़िया होगा, है ना, विश्वास करो। ऑलराइट, चलो फिर आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ चुका है। अब आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ चुका है। हम लोग अब वापस मिलेंगे कब? कल नहीं मिलेंगे भैया, कल हमारी मुलाकात नहीं होगी। मुझे पता है तुम लोग मुझे बहुत मिस करोगे, लेकिन क्या करें हम, है ना। कल हमारी मुलाकात नहीं होगी, परसों हम सब लोग वापस मिलेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। बहुत जबरदस्त चीज, एकदम मजा आने वाला है। पूरी पीरियोडिक टेबल याद करेंगे हम लोग, किस तरह से करना है, क्या करना है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम बेटा पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।